हाय गाइस, मैं हूँ अबीहा इंतखाब। अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। देखिए, असली योद्धा वो होता है जो युद्ध के ना तो स्थान की चिंता करता है और ना ही युद्ध के लिए हथियार की, बल्कि वह दृढ़ विश्वास के साथ सिर्फ युद्ध लड़ता है और जीतने का निर्णय लेता है पहले से ही। तो आप भी अगर यूपीएससी के युद्ध में जीतना चाहते हैं, तो आपके पास किताबें हैं या नहीं है? आप कोचिंग कर रहे हैं या नहीं है? या फिर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो इन सब चीज़ों की फ़िक्र बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि हम आपके साथ हैं। अबीहा क्लासेस सफलता की सोच की पूरी टीम आपके साथ है और हम आपको यूपीएससी का जो हिस्ट्री का डर है ना, ये पूरा समाप्त कराएंगे। ना केवल आधुनिक, प्राचीन, मध्य और आजादी के बाद का भारत भी पढ़ाएंगे। और इसके साथ साथ हम आपको पीडीएफ भी देंगे किताबों का। और ये जो किताबों से मैं पढ़ा रही हूँ आपको, देखिए सिलेबस बहुत बड़ा होता है यूपीएससी का। तो आपको पढ़ना कितना है, किस हिसाब से पढ़ना है, कैसे टाइम मैनेज करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं रोज एक एक यूनिट खत्म करवाती चलूंगी आपकी। तो ये आधुनिक भारत का इतिहास जो आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, आधुनिक भारत के इतिहास में टोटल 13 यूनिट्स हैं। तो 13 की 13 यूनिट्स मैं पढ़ाऊंगी, पर एक दिन में नहीं पढ़ाऊंगी। हर रोज मैं एक यूनिट आपको पढ़ाते हुए चलूंगी और इसी तरह मैं आधुनिक के बाद मैं मध्यकालीन और उसके बाद मैं प्राचीन पढ़ाऊंगी। और लास्ट में मैं आपको विपिन चंद्रा की आधुनिक भारत का इतिहास यानी आजादी के बाद का भारत भी पढ़ाऊंगी। तो अभी चलिए हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। और इसका जो, अगर आपके पास बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई फिक्र की बात नहीं है। आपको पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। पर मैं एक साथ पूरा का पूरा बुक का पीडीएफ नहीं बनाया है मैंने, मैं एक एक यूनिट पढ़ाती चलूंगी। उस एक एक यूनिट का मैं पीडीएफ यहाँ पे आपको देती चलूंगी, ताकि आपके पास नोट्स भी बनती रहे। और अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसमें निशान लगाते चलिएगा और तैयारी करते चलिएगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको समझ में आ रहा है आधुनिक भारत का इतिहास, ये किसकी बुक है? विपिन चंद्रा, जो प्रोफेसर हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू के। ठीक है, तो ये बुक यूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम इसको पूरी यूनिट, इसकी जो फर्स्ट यूनिट है वो पूरी की पूरी खत्म करते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट यूनिट क्या है उस पर बात करते हैं हम। फर्स्ट यूनिट है इसकी 18वीं सदी भारत में राज्य और समाज। ये पूरी खत्म करवाऊंगी मैं आपको आज, अभी, इसी वक्त। ठीक है, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र, मराठा शक्ति का उत्थान और पतन, जनता की सामाजिक आर्थिक अवस्था, शिक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन, ये पूरा का पूरा समाप्त करवाऊंगी। देखिए, मैं पूरी की पूरी यूनिट पढ़ाऊंगी आपको, लेकिन पूरी यूनिट में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हम सिर्फ उसी पे बात करेंगे, उसी पे चर्चा करेंगे। और आपको जो हाईलाइटर से दिख रहा है आप उसको टिक लगाते चलिए, ताकि आपके पास आपकी एक अच्छी खासी बुक में ही नोट्स तैयार होती जाए। क्योंकि देखिए, यूपीएससी के नोट्स अगर आप तैयार करने बैठेंगे तो जमाने गुजर जाते हैं, नोट्स नहीं तैयार हो पाती आपकी। ठीक है, तो इसलिए अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में टिक लगाते चलिए, और अगर बुक नहीं है तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि मैं बहुत समझा समझा के यहाँ पे पढ़ाऊंगी कि आप बस पीडीएफ का लिंक डाउनलोड करिए और निकल लीजिए। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, आप बहुत आराम से इस लेक्चर को पूरा सुनिएगा। मुझे नहीं पता ये लेक्चर कितना लंबा जाएगा, लेकिन आज मैं एकदम उम्मीद से हूं कि ये पूरी की पूरी आपकी यूनिट खत्म करवा दूंगी। मुझे पूरा भरोसा है कि आज ये यूनिट आपकी खत्म हो जाएगी। तो मेरी इस उम्मीद पे पानी बिल्कुल मत फेरिएगा। तो बीच में आप बिल्कुल भी इस वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा, और इसको वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चाहे जितना भी लंबा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, और वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ऐसा प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा कि हम आपको पीडीएफ भी दे रहे हैं, पूरा लेक्चर भी दे रहे हैं, और तीनों बुक पूरी की पूरी खत्म करवाएंगे हम, मध्यकालीन, प्राचीन और आधुनिक। ये भरोसा रखिए हम पे, हम रोज एक एक यूनिट आपकी खत्म करवाएंगे। बहुत स्पीड से तो नहीं, देखिए मैं एक दिन में 2-3 यूनिट तो नहीं कवर करवा सकती, लेकिन एक एक यूनिट, हर एक सीढ़ी रोज चढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए 18वीं सदी में भारत में राज्य और समाज। ठीक है, इसका जो फर्स्ट पेज है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ भी टिक नहीं किया है मैंने, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। तो इस पे हम कोई बात नहीं करते, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में भी हमारा कुछ बहुत खास ऐसा नहीं है कि जिसको हम पढ़ें
ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। देखिए अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये सब चीजें फालतू की, आप इसको नहीं, मतलब ठीक है, जमींदारों और सरदारों में समझौता किया जाता था, उनके साथ अपने शांति व्यवस्था चाहते थे, ये सब चीजें हैं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें बस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे बात करनी है, कितने इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें, क्योंकि मैंने बोला ना सिलेबस बहुत बड़ा है, तो इसलिए। अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे हम आगे, हैदराबाद और कर्नाटक, जो पेज नंबर 3 है, 18वीं सदी में भारत में राज्य और समाज का, पेज नंबर 3, हैदराबाद और कर्नाटक। ठीक है, यहाँ पे मैंने जितने इंपॉर्टेंट चीजें लगाई आप इसको टिक करते चलिए। अगर आपके पास बुक है, नहीं बुक है तो मैं बता देती हूँ फिर से कि पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो चलिए, हैदराबाद और कर्नाटक क्या, हैदराबाद और कर्नाटक, निजाम उल मुल्क आसफा जहां ने 1724 ईस्वी में हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। किसने की थी? निजाम उल मुल्क आसफा जहां ने 1724 ईस्वी में हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। देखिए कब हो रहा है, जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद से क्या होता है, मुगल साम्राज्य एकदम बिखर जाता है। अब औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफर में वो बात नहीं रह जाती, तो औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे बिखरता जाता है। तो जब मुगल साम्राज्य बिखरता जाता है तो दिल्ली से जो शक्ति है ना वो छिड़ होती जाती है। दिल्ली के हाथ में जो कंट्रोल पावर होता है वो अब नहीं रहता, और धीरे धीरे सब किनारे किनारे होने लगते हैं, और बिल्कुल वही होता है, निजामुल मुल्क आसफा जहां 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना कर देता है। सैयद बंधु को गद्दी से हटाने में उसकी अहम भूमिका थी। ठीक है, सैयद बंधु को गद्दी से हटाने में किसकी भूमिका थी? निजामुल मुल्क। ठीक, उसको दक्कन के वायसराय का खिताब प्राप्त हुआ था, दक्कन के वायसराय का खिताब प्राप्त था निजामुल मुल्क को। ठीक है, 1720 से 22 तक के बीच दक्कन में उसने अपनी स्थिति दृढ़ की थी। सुदृढ़ मतलब काफी मजबूत स्थिति बना ली थी 1720 से 1722 तक में। ठीक है, वह 1722 से 1724 तक साम्राज्य का वजीर रहा। कहाँ के साम्राज्य का वजीर रहा? अब भैया एक ही तो साम्राज्य है, मुगल साम्राज्य, जो दिल्ली में स्थापित है। तो दिल्ली में जो स्थापित है वहां का ही क्या रहा? वजीर रहा 1722 से 24 तक। मगर वो जल्द ही वजीर के काम से तंग आ गया, क्योंकि बादशाह मोहम्मद शाह ने प्रशासन में सुधार लाने की उसकी सब कोशिशों को क्या कर दिया था? नाकाम कर दिया था। ठीक है, इसलिए उसने दक्कन वापस जाने का फैसला किया, जहां वह सही सलामत अपना आधिपत्य बनाए रख सकता था। देखिए हर एक समझदार बंदा क्या होता है ना, वो ए प्लान के साथ बी प्लान भी रखता है। चलो ये फेल हो गया तो सेकंड प्लान तो काम कर ही जाएगा। तो उसने भी बिल्कुल यही किया। वो वजीर रहा और वजीर में ही उसने धीरे धीरे स्थिति मजबूत कर ली, और फिर उसने क्या किया, 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना कर दी और दक्कन की तरफ वापस आ गया। और हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे वो अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है, मतलब अपना जो स्थिति है काफी मजबूत बना लेता है। उसने केंद्र सरकार से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा कभी नहीं की, मगर उसने व्यवहार में स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य किया। मतलब सीधी सी बात है, उसने जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उससे सीधे सीधे ये नहीं बोला, मतलब जो मुगल साम्राज्य था उससे बोला नहीं कि हम भैया आजाद हैं। नहीं, वो आजादी नहीं चाह रहा था खुले तौर पे, लेकिन उसके व्यवहार में ये आजादी दिख रही थी। वो जो भी डिसीजन लेता वो दिल्ली से पूछ के नहीं लेता था। ठीक है, अब देखते हैं हिंदुओं के प्रति सहनशीलता की नीति अपनाई थी। देखिए बहुत ज्यादा दमनकारी इसकी नीति नहीं थी, ठीक सहनशीलता की नीति थी। उदाहरण के लिए एक हिंदू पूरन चंद उसका दीवान भी था। ठीक है, मतलब मिलजुल के काम ये करता था, सहनशीलता की नीति अपनाता था। जैसे औरंगजेब ने बहुत कठोर नीति अपनाई थी वैसी नीति इसने नहीं अपनाई थी। जैसे औरंगजेब ने दमन नीति अपनाई थी हिंदुओं के लिए, वैसी नीति इसने नहीं अपनाई थी। अब चलिए बात करते हैं मगर, और 1748 में उसके मरने के बाद हैदराबाद उन्हीं विघटनकारी शक्तियों का शिकार हो गया जो दिल्ली में सक्रिय थी। जैसे ही 1748 में निजाम की मृत्यु हो जाती है, तो क्या होता है, इसके बाद जो विघटनकारी शक्तियां दिल्ली में थी वो यहाँ पे सक्रिय हो जाती हैं। कर्नाटक दक्कन मुगल का एक सूबा था। हैदराबाद कर्नाटक की बात करें, हैदराबाद खत्म, अब कर्नाटक पे आते हैं। कर्नाटक दक्कन मुगल का एक सूबा था, और वो इस तरह वो हैदराबाद के निजाम के अधिकार के अंतर्गत आता था। देखिए कर्नाटक क्या था, हैदराबाद का जो निजाम था उसके अंतर्गत आता था। मगर व्यवहार में जिस प्रकार निजाम दिल्ली की सरकार से स्वतंत्र हो गया था, उसी प्रकार कर्नाटक का नायब सूबेदार, जिसे कर्नाटक का नवाब कहा जाता था, अपने को दक्कन के नवाब के नियंत्रण से मुक्त कर अपने ओहदे को वंशगत बना चुका था। देखिए जैसे निजाम ने स्वतंत्र रूप से घोषणा नहीं की कि मैं दिल्ली की गवर्नमेंट से अलग हूं, मतलब, लेकिन उसके व्यवहार में स्वतंत्रता दिखती थी। बिल्कुल वैसा ही किसने किया, बिल्कुल वैसा ही जिसे आप बोल सकते हो व्यवहार किसने अपनाया, कर्नाटक के जो कर्नाटक का सूबा था उसका जो, जिसे आप बोल सकते हो शासक था, उसने भी बिल्कुल वैसा ही किया। और उसके भी व्यवहार में जैसे आप जैसा कि निजाम में आप देख रहे हैं कि निजाम भी स्वतंत्र निर्णय लेता है, वैसा ही कर्नाटक का जो नायब सूबेदार था वो भी स्वतंत्र निर्णय लेता था, शासक था वो भी स्वतंत्र निर्णय लेता था, जो नायब सूबेदार या शासक आप जो भी बोले। ठीक है, अब इसने क्या किया, जो अपना ओहदा था इसको वंशगत कर दिया। वंशगत मतलब इसके बाद जो भी अपना उत्तराधिकारी बनाए उसी को ये गद्दी मिलेगी। लेकिन
ऐसा हमें समझ में आ जाता है कि इसका व्यवहार क्या है, बिल्कुल स्वतंत्र है। अगर व्यवहार स्वतंत्र ना होता है तो ये वंशगत कैसे बना सकता था, क्योंकि दिल्ली से इसे पूछना पड़ता, या हैदराबाद के जैसे कि निजाम को दिल्ली से पूछना पड़ता, वैसे इसको हैदराबाद के निजाम से पूछना पड़ता कि भैया मैं इसके बाद किसको बनाऊं, लेकिन इसने तो अपने ही से डिक्लेयर कर दिया, वंशगत बना लिया। कर्नाटक के नवाब सदाउद्दौला खान ने अपने भतीजे दोस्त अली, ठीक है, दोस्त अली को निजाम की मंजूरी के बिना, देखिए जैसे कि निजाम बिना मंजूरी के, दिल्ली सरकार के बिना मंजूरी के काम कर रहा है, वैसे ही कर्नाटक का जो नवाब है, ठीक, सआदतुल्ला खान ने अपने भतीजे दोस्त अली को निजाम की मंजूरी के बिना ही क्या कर दिया, अपना उत्तराधिकारी बना दिया, मतलब पूछा पाछा नहीं, चुपचाप अपना उत्तराधिकारी बना दिया, वंशागत कर लिया अपना। ठीक, आगे चल के 1740 के बाद कर्नाटक की स्थिति नवाबी के लिए बारंबार संघर्षों के कारण बिगड़ी और इससे यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को भारतीय राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया। ठीक है, क्या देखते हैं कि जो कर्नाटक की स्थिति होती है वो नवाबी के लिए बारंबार संघर्षों के कारण बिगड़ जाती है और यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारतीय राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करने लगती हैं इसके बाद। ठीक है, अब बात करते हैं बंगाल, हैदराबाद कर्नाटक हमारा समाप्त हो गया, बंगाल पे आते हैं। केंद्रीय सत्ता की बढ़ती कमजोरी का फायदा उठाकर असाधारण योग्यता वाले दो व्यक्तियों, मुर्शिद कुली खां, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट पे हमारे हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। केंद्र सत्ता की बढ़ती कमजोरी का फायदा उठाकर, केंद्र सत्ता दिल्ली मुगल एक ही चीज है, केंद्र सत्ता की बढ़ती कमजोरी का फायदा उठाकर असाधारण योग्यता वाले दो व्यक्तियों मुर्शिद कुली खां और अली वर्दी खां ने बंगाल को वस्तुतः स्वतंत्र बना दिया। जैसे हैदराबाद और कर्नाटक धीरे धीरे स्वतंत्र हो गया, वैसे बंगाल भी स्वतंत्र हो गया। अब देखिए आप यहाँ पे समझेंगे कि दिल्ली से सारी स्थिति छीनी जा रही है और अब ये जो छोटे छोटे बन जाएंगे स्वतंत्र, अब इन पे कौन हावी होगा, यूरोपीय कंपनियां धीरे धीरे हावी हो जाती हैं। असाधारण योग्यता वाले दो व्यक्ति मुर्शिद कुली खां और अली वर्दी खां ने बंगाल को वस्तुतः स्वतंत्र बना दिया। मुर्शिद कुली खां को 1717 में जाकर बंगाल का सूबेदार बना दिया गया। कब बनाया गया मुर्शिद कुली खां को? 1717 में बंगाल का सूबेदार बना दिया गया, मगर वह उसका वास्तविक शासक 1700 से ही था। ठीक है, वास्तविक शासक कब से था? 1700 से ही था, जब उसे दीवान बनाया गया था, जब उसे 1700 में, इसका मतलब 1700 में से दीवान बनाया गया, तब से ही वो वास्तविक शासक था। ठीक, लेकिन हम जिसे बोल सकते हैं डिक्लेयर कब किया उसने, मुर्शिद कुली खां 1717 में बंगाल का सूबेदार बन गया, मतलब डिक्लेयर हो गया उसने। उसके शासन के दौरान केवल 3 विद्रोह हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल 3 विद्रोह हुए। पहला विद्रोह सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद ने किया। ये सब सारे नाम आपको एकदम याद होने चाहिए। किसने किसने किया? सीताराम रॉय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद ने किया। इसके बाद शुजात खान ने बगावत कर दी। ठीक, इसके बाद किसने बगावत कर दी? शुजात खान ने। और अंतिम विद्रोह, हाँ, नजात खान का था, मतलब अंतिम विद्रोह, 3 विद्रोह हुए। पहला विद्रोह किसने किया? सीताराम रॉय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद ने किया। उसके बाद शुजात खान ने किया और अंतिम विद्रोह नजात खान द्वारा किया गया। उनको हराने के बाद मुर्शिद कुली खान ने उनकी जमींदारियां अपने कृपा पात्र रामजीवन को दे दी, अपने कृपा पात्र रामजीवन को दे दी। देखिए यहाँ पे आप देखते हैं कि हिंदुओं के लिए बहुत अच्छी नीतियों का पालन किया जाता है, जिसे आप बोल सकते हो काफी विश्वास पात्र पास के जो व्यक्ति रहते हैं वो हिंदू ही रहते हैं। मुर्शिद कुली खां 1727 में मर जाता है। 1727 में क्या हो जाता है? वो मर जाता है और उसके बाद उसके दामाद शुजाउद्दीन ने बंगाल पर 1739 तक शासन किया। ठीक है, उसकी जगह पर उसका बेटा सरफराज खां आया। देखिए क्या होता है कि उसका जो दामाद रहता है शुजाउद्दीन ने बंगाल में 1739 तक शासन किया, उसकी जगह पे कौन आ गया? उसका बेटा सरफराज खां आ गया, जिसे साल गद्दी से ही हटाकर उसी साल, जिस साल बैठा है सरफराज का आया, जिसे उसी साल गद्दी से हटाकर क्या हो जाता है? अली वर्दी खां नवाब बन जाता है। अली वर्दी खां नवाब बन जाता है। इन तीनों नवाबों ने बंगाल को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित प्रशासन किया, मतलब बहुत अच्छे से चलाया। उन्होंने व्यापार उद्योग को बढ़ावा दिया। मुर्शिद कुली खां ने प्रशासन में मितव्ययिता बरती, प्रशासन में मतलब बहुत ज्यादा उसने झगड़े लड़ाई से नहीं काम किया, मतलब ठीक है, आराम से बैलेंस करके वो चला। उसने बंगाल के वित्तीय मामलों का प्रबंधन नए सिरे से किया। ठीक, उसने नए भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए जागीर भूमि के एक बड़े भाग को खालसा भूमि बना दिया। इजारा व्यवस्था, ठेके पर भू राजस्व वसूल करने की व्यवस्था आरंभ की। स्थानीय जमींदारों और सौदागर साहूकारों के बीच से उसने राजस्व वसूलने और किसान और सौदागर साहूकार भर्ती की, मतलब उसने, जैसे आप बोल सकते हैं आजकल का जो स्ट्रक्चर है कि कैसे इकट्ठा करेंगे टैक्स, कहाँ से इकट्ठा करेंगे, जो लास्ट वाला बंदा है वो सीधे तो आके राजा को टैक्स देगा नहीं, तो उसने बीच में कुछ ऐसे व्यक्ति नियुक्त किए जो क्या सौदागर साहूकार भर्ती किए
और जो टैक्स का पूरा जो जिम्मा है वो अच्छे से संभाल सके। उसने गरीब खेतीहरों का कष्ट दूर करने तथा उनसे समय पर भू राजस्व देने में समर्थ बनाने के लिए तकावी ऋण भी दिए। तकावी ऋण मतलब कुछ टाइम के लिए ऋण दिए। तदपि उसने जमींदार और किसानों से लगान की वसूली बड़ी निर्दयता के साथ किया। मतलब उसने क्या किया, जमींदार और किसानों से लगान की बड़ी वसूली, जो आप देख सकते हैं कि बड़ी ही निर्दयता के साथ किया। पहले देखिए वो बहुत आराम से वो क्या कर देता है, ऋण दे देता है, लेकिन वो कहता है भैया ऋण तो ले रहे हो लेकिन बहुत आराम से काम भी करो। आप जब तक देखिए जहां का राजा थोड़ा सा कठोर नहीं होता ना, जनता आलसी हो जाती है। कहते हैं ना कि माता पिता को अपने बच्चों के लिए सजा सजाया हुआ रास्ता नहीं दे देना चाहिए। उनको चाहिए माता पिता को कि बच्चों को चलने के लिए रास्ता वो खुद बनाए। बच्चे अपना रास्ता खुद बनाए, तभी वो बच्चे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, जिंदगी की दौड़ में भाग ले सकते हैं। तो इसलिए वैसा ही यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। क्या करता है वो, ऐसे नहीं कहता कि भैया बस आराम से आप ऋण ले लो हमसे और चुपचाप, अगर ऋण नहीं चुका पाए तो कोई बात नहीं, बल्कि वो क्या करता है काफी सख्ती से। इस कारण जो ऋण लेते हैं वो बिल्कुल दिल लगा के काम करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं तीनों नवाबों ने माना कि व्यापार का प्रसार जनता और सरकार के लिए फायदेमंद है, इसलिए उन्होंने भारतीय और विदेशी सभी व्यापारों को क्या दिया, बढ़ावा दिया। ये तीनों नवाब मान जाते हैं, समझ लेते हैं कि क्या है, व्यापार का प्रसार जनता के साथ साथ सरकार के लिए भी बहुत फायदेमंद है भैया, क्योंकि जनता का जैसे जैसे व्यापार बढ़ेगा, जनता जैसे जैसे ज्यादा व्यापार करेगी उससे किसको फायदा है, सरकार को ही फायदा है, टैक्स बढ़ाएगी गवर्नमेंट को फायदा है। ठीक है, इसलिए उन्होंने भारतीय और विदेशी सभी व्यापारियों को बढ़ावा दिया। भारतीय व्यापारियों को भी और विदेशी व्यापारियों को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के नौकरों को देश के कानून का पालन करने तथा अन्य व्यापारियों के बराबर सीमा शुल्क देने के लिए मजबूर किया। मतलब उन्होंने ये तय कर दिया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी हैं उनको बिल्कुल जैसे गवर्नमेंट का जो कानून बनाया गया उसका पालन करना है, और अन्य व्यापारी जो भी व्यापारी हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के छोड़ के अलावा भी जो व्यापारी हैं, जो चाहे भारत के हो, चाहे फ्रांसीसी हो, चाहे डच हो, उनको उसी तरह सीमा शुल्क देना है जैसे कि बाकी सब देते हैं। ठीक है, अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को कलकत्ता और चंद्रनगर के अपने कारखानों की किलेबंदी करने की इजाजत नहीं दी। क्या नहीं करने की इजाजत दी, किलेबंदी करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी। किसको, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को। देखिए स्टार्टिंग में हम क्या देखते हैं ना कि इन लोगों के पास इतनी स्थिति मजबूत रहती है कि चाहते तो अंग्रेज हुकूमत नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी क्या होता है कि ये जो स्टार्टिंग में जो ढीला पड़ जाता है ना व्यक्ति, फिर उसके बाद सब कुछ तहस नहस और बर्बाद होने लगता है। वो कहते हैं ना, पल ने खता की, ठीक है, और सदियां सजा पाती हैं। बिल्कुल वही होता है कि अंग्रेज यहाँ पे देखने को मिलता है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रवृत्ति 1707 के बाद अपनी मांगों को मनवाने के लिए सैनिक शक्ति का उपयोग करने या उसके इस्तेमाल की धमकी देने की होने लगी थी। अब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो रही है, धीरे धीरे अपने पांव पसार रही है, धीरे धीरे फैल रही है, और वो अब अपनी सैनिक शक्ति का उपयोग करने या उसके इस्तेमाल की धमकी देने की होने लगी थी। नवाबों ने इस प्रवृत्ति को मजबूती से नहीं दबाया। उन्होंने क्या नहीं किया भैया, सोचो अरे कैसे बस ऐसे चलता रहेगा, लेकिन ये क्या तो बहुत ज्यादा हावी हो जाएंगे। लेकिन उस चीज को उन्होंने फ्यूचर का ज्यादा नहीं सोचा और इस प्रवृत्ति को मजबूती से नहीं दबाया। इनके पास ऐसी स्थिति थी कि ये क्या कर सकते थे, इस कंपनी को दबा सकते थे। भैया एक छोटी सी कंपनी आके आपके देश में हुकूमत कैसे कर सकती है, इसका मतलब आप में कमी है। वे कंपनी की धमकियों का जवाब देने की ताकत रखते थे। ठीक है, मगर उसका निरंतर यह विश्वास रहा कि कोई भी मात्र व्यापारिक कंपनी उनकी सत्ता के लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकती, जो बिल्कुल गलत है। कभी भी अपने दुश्मन को कमजोर मत समझो। बंगाल के नवाबों ने शक्तिशाली फौज बनाने की ओर ध्यान नहीं दिया और इसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। देखिए उन्होंने बहुत ज्यादा सैन्य बल इन सब पे खर्चा नहीं किया या ध्यान नहीं दिया, हम जैसे देख सकते हैं, और इसी कारण क्या होता है, इन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। जब 1756 और 67 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अली वर्दी खां के उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला के खिलाफ लड़ाई का ऐलान किया, तब शक्तिशाली फौज के अभाव ने विदेशी कंपनी की जीत में काफी योगदान दिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब 1756 और 67 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अली वर्दी खां के उत्तराधिकारी कौन, सिराजुद्दौला, ठीक, क्या किया, जब इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का ऐलान किया, तो यहाँ पे क्या है, फौज ही नहीं है इनके पास, क्योंकि बंगाल के नवाबों ने किस पे ध्यान नहीं दिया, फौज पे ध्यान ही नहीं दिया। तो क्या हो गया, इनका तो काफी हानि हो गई, नुकसान हो गया। और फिर वही देखने को मिलता है कि कंपनी की जीत में काफी योगदान दिया, इनकी ये सबसे बड़ी गलती सामने वाले के लिए क्या बन गई, विजय का कारण बन जाती है। अब बंगाल छोड़िए, अब हम बात करते हैं अवध पे।
अवध। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक सआदत खां बुरहान उल मुल्क था। कौन था? सआदत खां बुरहान उल मुल्क था। उसे 1722 में अवध का सूबेदार बनाया गया। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे मैं चर्चा कर रही हूँ। कब बनाया गया? 1722 में अवध का सूबेदार बनाया गया था। देखिए, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ये सब तैयारी करने में आपको एकदम इम्पोर्टेंट कंटेंट देने के लिए। तो इसलिए आप वीडियो को प्लीज़ लाइक भी करते चलिए और दोस्तों को शेयर भी करते चलिएगा। चलिए, सआदत खान ने 1723 में नया राजस्व बंदोबस्त रेवेन्यू सेटलमेंट किया। ठीक है, क्या कब किया? सआदत खान ने, जो अवध का जिसे आप बोल सकते हो सूबेदार रहा, उसने सआदत खान ने 1723 में नया राजस्व बंदोबस्त रेवेन्यू सेटलमेंट किया, जिसे क्या कहा जाता है? रेवेन्यू सेटलमेंट किया, जिसे कहा जाता है कि उचित भू लगान लगाकर तथा बड़े जमींदारों के जुल्मों से बचाकर उसने किसानों की हालत को बेहतर बनाया। देखिए, बहुत अच्छा भी काम किया। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो जितने पुराने शासक रहे वो सारे के सारे खराब रहे, सबने बहुत अच्छे से शासन चलाया। क्या करता है? बड़े जमींदारों के जुल्मों से बचाकर उसने किसानों की हालत को बेहतर बनाया। बंगाल के नवाबों की तरह ही उसने हिंदुओं मुसलमानों के बीच कोई भी भेदभाव नहीं किया। जैसे कि बंगाल के नवाब ने किया, बिल्कुल वैसा ही इसने किया। हिंदू और मुसलमानों के बीच कोई भी भेदभाव नहीं किया। उसके अनेक सेनापति उच्च अधिकारी हिंदू थे। उसके अनेक जो सेनापति थे, उच्च अधिकारी थे, वो क्या हिंदू थे? इसका मतलब सीधा सा है कि उसकी जो नीतियां थी वो हिंदू मुस्लिम्स नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी नीतियां थी? विकास की नीतियां थी। और किसी भी राज्य, किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि वहां सिर्फ और सिर्फ विकास की बात हो, धर्म की बातें नहीं हो। धर्म से आपका विकास नहीं है, बल्कि विकास सब धर्मों का होना चाहिए। यही सबसे सही चीज है। उसने भी जागीरदारी प्रथा को जारी रखा। 1739 में अपने मरने के पहले वह वस्तुतः स्वतंत्र बन गया था और उसने प्रांत को अपनी वंशागत जायदाद बना लिया था। देखिए, सब धीरे धीरे स्वतंत्र हो रहे हैं। उसी तरह क्या हमें देखने को मिलता है? अवध भी स्वतंत्र हो चुका रहता है। 1739 अपने मरने से पहले वो स्वतंत्र बन जाता है। ठीक है, अपने अवध को स्वतंत्र बना लेता है और अपने प्रांत को वंशागत जायदाद बना लेता है। मतलब उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, ये वही तय करेगा। देखिए, ये आपको 18वीं सदी के पूर्वोत्तर में भारत का जो मानचित्र दिख रहा है, आप अच्छे से इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है? इसमें कुछ बहुत ज़्यादा कंटेंट पढ़ाने वाले नहीं हैं। आप इसको अगर थोड़ा तैयार कर लेंगे तो आपके लिए बेस्ट है कि आप देख सकते हैं जैसे कि खनिज, कच्ची धातु में तांबा, हीरा, लोहा, खनिज लवण, जस्ता, कपड़ा, जहाज निर्माण, ये सब चीज़ें कहाँ-कहाँ मिलती हैं। ठीक है? ये सब चीज़ें कहाँ-कहाँ मिलती हैं, उन्हीं चीज़ों पे है। तो आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन-सी चीज़ों के उत्पादन के लिए, उद्योग के लिए कौन-सी जगह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण रही है। ठीक? तो चलिए, जैसे कि जैसे कि आप देख रहे हैं खनिज लवण के बारे में, ये जो बना है एस तरह का और आपको जैसे सी तरह का तांबा का जो जैसे सी के सिंबल से तांबा दिख रहा है, तो देखिए दिल्ली आपको दिख रहा है। ठीक है? तो ये सब चीज़ें यहाँ पे जो जिस भी चीज़ का व्यापार होता था, खनिज और कच्ची धातु का, उन चीज़ का सिंबल्स दिया हुआ है। चलिए, वापस हम थ्योरी पे आ जाते हैं अपने। देखिए, भतीजे सफदर खां ने जंग जीत ली थी। क्या हुआ था? भतीजे सफदर खां ने जंग जीत ली थी। लास्ट कंटेंट हम देखते हैं कि अपनी जायदाद को वंशागत बना लेता है। जब वंशागत बना लेता है तो उसका खानदान वाला कोई आएगा ना। ठीक है, तो इसका भतीजा कौन रहता है? सफदर खां जो रहता है वो जंग जीत लेता है और साथ ही 1748 में उसे साम्राज्य का वजीर भी बना दिया जाता है। साम्राज्य का वजीर भी बना दिया जाता है। इसके अलावा उसे इलाहाबाद का प्रांत भी दिया जाता है। साम्राज्य का वजीर, दिल्ली, एक ही तो साम्राज्य है। ठीक है, सफदर जंग ने, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? 1754 में अपने मरने तथा अवध और इलाहाबाद की जनता को किसी अशांति का सामना नहीं करने दिया। मतलब बहुत अच्छे से शासन चलाया इसने भी। ठीक है, जैसे कि इसके पहले जो शासक था उसने चलाया, बिल्कुल उसी तरह सफदरजंग ने भी शासन चलाया। उसने मराठा सरदारों से मित्रता कर ली, जिससे हमें क्या देखने को मिलता है? उसके अधिकार क्षेत्र में उनकी घुसपैठ ना हो सके। ठीक, उसने मराठा सरदारों से क्या कर लिया? मित्रता कर ली और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि उसे शांति मिलती रही। उसने रुहेलों और बंगश पठानों के खिलाफ लड़ाइयां छिड़ी। बंगश नवाबों के खिलाफ 1750 और 51 की लड़ाई में उसने मराठों की सैनिक सहायता तथा जाटों का समर्थन प्राप्त किया। अब भैया मित्रता कर ली थी मराठों के साथ, तो जब मित्रता कर ली तो साथ तो देंगे ही उनका। तो इसीलिए जीवन में भी कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मित्र बनाओ, क्योंकि शत्रु बनाने से ज्यादा जीवन में आप सफल तभी हो सकते हो जब आप मित्र बनाते चलोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? समर्थन उसने प्राप्त कर लिया मराठों का।
उसने पेशवा के साथ एक करार किया, पेशवा के साथ एक करार किया जिसके अनुसार पेशवा ने मुगल साम्राज्य को अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ मदद देने और उसे भारतीय पठानों और राजपूत राजाओं जैसे अंदरूनी विद्रोहियों से बचाने का वचन दिया। ठीक, क्या किया उसने? जो पेशवा था उसने क्या किया? पेशवा ने मुगल साम्राज्य को अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ मदद देने और उसे भारतीय पठानों तथा राजपूत राजाओं जैसे अंदरूनी विद्रोहियों से बचाने का वचन दिया। बदले में पेशवा को 50 लाख रुपए तथा पंजाब, सिंध और उत्तर भारत के कई जिलों का चौथ दिया जाने वाला था। चौथ यानी कि जैसे आप बोल सकते हो टैक्स के तौर पे चौथ दिया जाने वाला था। इसके अलावा पेशवा को अजमेर, आगरा का सूबेदार बनाया जाना था। देखिए यहाँ पे जो दोस्ती है ये दोस्ती मतलबी वाली है, बहुत आप जिसे बोल सकते हो कि नहीं भैया हम तुम्हारी मदद करेंगे तो उसके बदले हमें भी कुछ चाहिए। ठीक है, मगर पेशवा दिल्ली में सफदरजंग के दुश्मनों से जा मिला। क्या होता है? पेशवा सफदरजंग के दुश्मनों से जा मिलता है और जिन्होंने उसे अवध और इलाहाबाद का सूबेदार बनाने का वचन दिया, इसलिए करार टूट जाता है। पेशवा दिल्ली में जाता है और सफदरजंग के दुश्मनों से मिल जाता है और वो क्या करता है? पेशवा जो होता है पेशवा को लालच दी जाती है कि तुम्हें इलाहाबाद का सूबेदार और अवध और इलाहाबाद का सूबेदार बना दिया जाएगा। तो पेशवा क्या हो जाता है? सफदरजंग के खिलाफ ही हो जाता है और इसलिए ये करार क्या हो जाता है? टूट जाता है। लखनऊ बहुत जमाने से अवध का एक महत्वपूर्ण शहर था। आज भी अगर हमें अवध की असली झलक देखने को चाहिए तो हम कहाँ जाएंगे? लखनऊ जाएंगे। लखनऊ बहुत जमाने से अवध का एक महत्वपूर्ण शहर था। 1775 के बाद वह अवध के नवाबों का निवास स्थान बन गया। नवाबों का शहर, अवध के नवाबों का शहर है, इसलिए नवाबों का शहर उसको कहा जाता है क्योंकि वहां पे अवध के नवाब रहने लगे थे। कब से? 1775 के बाद से बन गया। वह तुरंत ही कला और साहित्य को संरक्षण प्रदान करने की दृष्टि से दिल्ली का प्रतिद्वंदी हो गया। अब दिल्ली में जितना ज्यादा कला और साहित्य को संरक्षण मिलने लगा उसी तरह कॉम्पिटेटिव एक और आ गया, लखनऊ। अब देखते हैं, हम मैसूर की बात कर लेते हैं। मैसूर दक्षिण भारत में हैदराबाद के पास हैदर अली के अधीन जिस सबसे महत्वपूर्ण सत्ता का उदय हुआ वो मैसूर था। बहुत अच्छे से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैसूर, मैसूर दक्षिण भारत में हैदराबाद के पास हैदर अली अभी टीपू सुल्तान भी इसी में। हैदर अली के अधीन जिस सबसे महत्वपूर्ण सत्ता का उदय हुआ वह मैसूर था। विजयनगर साम्राज्य के अंत होने के समय से ही मैसूर राज्य ने अपनी कमजोर स्वाधीनता को बनाए रखा और नाम मात्र को ही यह मुगल साम्राज्य का अंग था, मतलब नाम मात्र के लिए ठीक अंग था मुगल साम्राज्य का। 18वीं सदी के शुरू में नजराज सर्वाधिकारी और देवराज दुलवई नाम के दो मंत्रियों ने मैसूर की शक्ति अपने हाथ में ले रखी थी। इन दो मंत्रियों ने अपनी शक्ति हाथ में ले रखी थी। अब क्योंकि मुगल साम्राज्य से कोई मतलब था नहीं, नाम मात्र का अंग था, तो ज्यादा डिसीजन यही लेते थे। इस प्रकार वहां के राजा चिक्का कृष्णराज को उन्होंने कठपुतली में बदल दिया। कृष्णराज को क्या किया? कठपुतली में बदल दिया। डिसीजन यही ले रहे थे दो मंत्री। और जो राजा था वहां का कौन था? चिक्का था वहां का राजा, चिक्का कृष्णराज। ठीक है, कठपुतली के रूप में था। हैदर अली का जन्म 1721 में एक अत्यंत सामान्य परिवार में हुआ था। देखिए हमें इतिहास में एक बहुत अच्छी चीज देखने को मिलती है कि जितने भी महान लोग गुजरते हैं, चाहे वो योद्धा हो, चाहे वो हम विद्वान हो, ये नहीं देखने को मिलता हमें कि वो बहुत अमीर घर से ताल्लुक रखते हैं, बहुत पैसे वाले घर में पैदा हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि आपकी काबिलियत जो है ना वो परिवार की मोहताज नहीं होती। आप सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं कि चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं या लकड़ी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी काबिलियत क्या है, आप अपने आप को जीवन में निखारते कैसे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या देखने को मिलता है कि हैदर अली 1721 में एक अत्यंत सामान्य परिवार में जन्म लेता है। बहुत राजा महाराजा का बेटा नहीं रहता, लेकिन क्या रहता है? लेकिन कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभा का धनी रहता है। ठीक है, अब देखने को हमें क्या मिलता है? मैसूर राज्य 20 साल तक युद्ध में उलझा रहा। 20 साल में उलझा रहा। इस दौरान हैदर अली को जो भी मौका मिला उसने उसका लाभ उठाया। मैसूर की सेना में ऊंचे पद पर पहुंच गया। मतलब दृढ़ विश्वास के साथ लड़ता था, बहुत कुशाग्र बुद्धि वाला था। ठीक है, काफी राजनीतिज्ञ भी अच्छा था, सैनिक भी अच्छा रहा होगा, तभी तो इतनी जल्दी ऊंचे ऊंचे पद पे पहुंच गया। ठीक है, 1755 में डिंडीगुल में उसने एक आधुनिक शास्त्रागार स्थापित किया। इसमें उसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद ली। 1761 में उसने नंजराज को सत्ता से अलग कर दिया तथा मैसूर राज्य पर अपना अधिकार कायम कर लिया। मैसूर पर उसका ने क्या कर लिया? अपना अधिकार स्थापित कर लिया। और अब मैसूर की काया पलटेगी हैदर अली की बात। जैसे ही हैदर अली के हाथ में मैसूर की कमान आती है, मैसूर एकदम बदल जाता है। देखिए वह धार्मिक सहिष्णुता की नीति पर चलता था। धार्मिक सहिष्णुता मतलब वो हिंदू विरोधी नीति नहीं अपनाता था। उसका पहला दीवान और अन्य अनेक अधिकारी हिंदू थे।
ठीक है, तो धार्मिक सहिष्णुता मतलब बहुत मिला जुला के ये काम करता था। देखिए एक चतुर चतुर राजनीतिज्ञ कौन होता है, जो ज्यादा धर्म की बात नहीं सिर्फ विकास की बात करता है। ठीक है, अपनी सत्ता की लगभग आरंभ से ही वह मराठा सरदार निजाम और अंग्रेजों के साथ लड़ाई में लगा रहा। जैसी ही सत्ता बेचारे को हाथ में मिलती है वो शुरू से ही लड़ता रहता है, लेकिन वो लड़ते लड़ते भी मैसूर का बहुत उद्धार करता जाता है। और बिल्कुल जिसे आप बोल सकते हो पूरा जीवन इसका योद्धा की तरह गुजरा रहता है। अपनी सत्ता के लगभग आरंभ से ही वो मराठा सरदारों निजाम और अंग्रेजों के साथ लड़ाई में लगा रहा। उसने 1769 में अंग्रेजी फौजों को बार बार हराया। ठीक है, क्या करता है, अंग्रेजी फौजों को बार बार हराता है और मद्रास के पास तक पहुंच गया। मद्रास के पास तक पहुंच जाता है। वह 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान मर जाता है। उसके स्थान पर उसका बेटा टीपू गद्दी पर बैठता है। देखिए टोटल मैसूर युद्ध कितने होते हैं, तो टोटल मैसूर युद्ध 4 मैसूर युद्ध होते हैं। ये जो मैं बता रही हूँ आप इसको नोट भी करते चलिए, क्योंकि यहाँ पे नहीं है, फिर भी मैं आपको बताते चलूं कि प्रथम जो मैसूर युद्ध होता है वो कब होता है, 1767 में होता है। प्रथम मैसूर युद्ध 1767 में होता है। द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 में होता है, जिसमें क्या हमें देखने को मिलता है, जिसमें हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। तीसरा मैसूर युद्ध कब होता है, 1790 में होता है। टीपू सुल्तान ये युद्ध करता है। ठीक है, टीपू सुल्तान कौन, हैदर अली का पुत्र रहता है। अब फिर चौथा मैसूर युद्ध जो होता है वो 1799 में होता है, और इसी मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की भी मृत्यु हो जाती है। तो टोटल 4 मैसूर युद्ध होते हैं। ठीक, चलिए हमें क्या देखने को मिलता है कि जैसे ही द्वितीय मैसूर युद्ध होता है, द्वितीय मैसूर युद्ध में वो मारा जाता है, मर जाता है, और उसके स्थान पर इसका बेटा टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठ जाता है। टीपू सुल्तान की तलवार बहुत फेमस है ना। अंग्रेजों के हाथों 1799 में मारे जाने तक टीपू सुल्तान ने मैसूर पर शासन किया था। देख 1799 जो चौथा मैसूर का युद्ध हुआ है, आप इसे नोट भी करते चलिए। उसने फ्रांसीसी क्रांति में गहरी दिलचस्पी ली। किसने, भैया टीपू सुल्तान की बात होती, तभी टीपू सुल्तान की बात कर रहे हैं। उसने फ्रांसीसी क्रांति में गहरी दिलचस्पी ली। उसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता वृक्ष लगाया और एक जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बन गया। ठीक है, जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बन गया। मैं जैकोबिन क्लब अच्छे से पढ़ाऊंगी जब मैं फ्रांसीसी क्रांति पढ़ाऊंगी आपको। ठीक, फ्रांस की क्रांति, तो जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया और उसने स्वतंत्र वृक्ष लगाया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि स्वतंत्र वृक्ष किसने लगाया। ठीक, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्र वृक्ष लगाया और जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया। उसने जागीर देने की प्रथा को खत्म करके राज्य की आय बढ़ाने की कोशिश की। उसने क्या किया, जागीर देने की प्रथा समाप्त कर दी और राज्य की आय बढ़ाने की कोशिश की। वह पैदावार का एक हिस्सा तक भू राजस्व में ले लेता था। क्या करता था, वो पैदावार का 1/3 हिस्सा तक भू राजस्व में ले लेता था। उसकी पैदल सेना यूरोप की शैली में बंदूकों और संगीनों से लैस थी। यूरोप की शैली में बंदूकों और संगीनों से लैस थी। संगीनों यानी बंदूकों के आगे एक चाकू लगा होता है। ठीक है, संगीनों से लैस थी। हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, इसका जीवन शेरों की तरह, इसने ये क्या कहता था कि शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं है। शेर की तरह एक दिन जियो, यही चीज टीपू सुल्तान के दिमाग में थी। और क्या था, भीड़ की तरह लंबी जिंदगी नहीं जीना है। इस विश्वास का पालन करते हुए वो श्रीरंगपट्टनम के द्वार पर लड़ता हुआ मरा। लेकिन वो हर काम में जल्दबाजी करता था, उसका स्वभाव स्थिर नहीं था। जल्दबाजी ही आपके जीवन को तहस नहस कर देती है। इसलिए मैं एक एक यूनिट ही रोज लेके चल रही हूँ। लेकिन हर काम में वो जल्दबाजी करता था और उसका स्वभाव क्या था, स्थिर नहीं था, जो उसकी हार का प्रमुख कारण बनता है। अब बात करते हैं 1799 में ब्रिटिश लोगों ने जब टीपू को पराजित कर उसे मार डाला और मैसूर पर कब्जा कर लिया, तो यह देखकर उन्होंने आश्चर्य हुआ कि मैसूर का किसान ब्रिटिश शासित राज्य मद्रास के किसान की तुलना में कहीं अधिक संपन्न और खुशहाल था। क्या देखने को मिलता है कि मैसूर का किसान क्या है, ब्रिटिश जो शासित राज्य है मद्रास, उससे कहीं ज्यादा खुश है जो मैसूर का किसान है। सर जॉन शोर 1793 और 98 के दौरान गवर्नर जनरल था। उसने बाद में लिखा था कि टीपू के राज्य के किसानों को संरक्षण मिलता था, उनको श्रम के लिए प्रोत्साहित और पुरस्कृत किया जाता था। मतलब अगर बहुत अच्छा काम करते थे तो टीपू द्वारा उन्हें पुरस्कार भी दिया जाता था। और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या देखने को मिलता है कि लोग प्रोत्साहित होते हैं जब उन्हें पुरस्कार मिलता है, तभी वो काम के लिए प्रोत्साहित होते हैं। तो हम लोग भी जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग तभी प्रोत्साहित होंगे जब आप हम लोग का साथ देंगे। ठीक है,
तो देखिए, विदेशी व्यापार के विकास के लिए उसने फ्रांस, तुर्की, ईरान और पेगू में दूध भेजे। चीन के साथ भी उसने व्यापार किया। किसने? टीपू सुल्तान द्वारा। विदेशी व्यापार के विकास के लिए उसने फ्रांस, तुर्की, ईरान और पेगू में दूध भी भेजे और चीन के साथ भी उसने व्यापार किया। बंदरगाह वाले नगरों में व्यापारिक संस्थाएं स्थापित करके उसने रूस तथा अरब के साथ व्यापार बढ़ाने का भी प्रयत्न किया। ठीक है, क्या किया उसने? बंदरगाह वाले नगरों में व्यापारिक संस्थाएं स्थापित करके उसने रूस, अरब के साथ व्यापार बढ़ाने का प्रयत्न किया। कुछ ब्रिटिश इतिहासकारों ने टीपू को धार्मिक उन्मादी के रूप में चित्रित किया है। धार्मिक उन्मादी के रूप में चित्रित किया है। यद्यपि अपने धार्मिक दृष्टिकोण में वो काफी रूढ़िवादी था, लेकिन दूसरे धर्मों के प्रति उसका दृष्टिकोण सहिष्णु और उदार था। मतलब अपने धर्म के लिए तो वो काफी ज्यादा रूढ़िवादी था, लेकिन ऐसा नहीं था कि सिर्फ अपने धर्म के लिए रूढ़िवादी होने के कारण वो दूसरे धर्मों की इज्जत नहीं करता या उसके साथ काफी दमनकारी नीति अपनाता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो दूसरे धर्मों के लिए भी उदार था। 1791 में मराठा घुड़सवारों ने श्रृंगेरी की शारदा मंदिर को लूटा। श्रृंगेरी की शारदा मंदिर को लूटा तथा तो उसने मां शारदा की प्रतिमा बनवाने के लिए पैसे दिए। अब दूसरे धर्म के लिए भी काफी उदार था, तो क्या करता किया उसने? शारदा मंदिर को जो लूट लिया गया था उसके लिए उसने पैसा दिया और शारदा की प्रतिमा बनवाने के लिए। अब बात करते हैं हम केरल पे। ठीक है, 18वीं सदी के शुरू में केरल बहुत बड़ी संख्या में सामंत सरदारों और राजाओं में बटा हुआ था। क्या था? 18वीं सदी के शुरू में केरल बहुत बड़ी संख्या में सामंत सरदारों और राजाओं में बटा हुआ था। इनमें से 4 प्रमुख राज्य इस प्रकार थे: कालीकट, चिरकक्कल, कोचिन, त्रावणकोर राज्य को 1729 के बाद 18वीं सदी के एक अग्रणी राजनेता राजा मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में प्रमुखता मिली। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, आप एकदम दिमाग में इसको बैठा लीजिए। राजा मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में प्रमुखता मिले। देखिए, हम दक्षिण में आ गए एकदम। केरल 18वीं सदी के शुरू में बड़ी संख्या में सामंत सरदारों और राजाओं में बढ़ गया था। 18वीं सदी की स्टार्टिंग की बात करें तो इनमें से 4 प्रमुख राज्य कौन कौन से थे? कालीकट, चिरकक्कल, कोचीन और त्रावणकोर। त्रावणकोर राज्य को 1729 के बाद 18वीं सदी के एक अग्रणी राजनेता राजा मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में प्रमुखता मिली। अब राजा मारतंड के बारे में और भी चीजें हम यहाँ पे देखते हुए चलते हैं। हैदर अली ने केरल पर अपना आक्रमण 1766 में शुरू कर दिया था। हैदर अली ने कब आक्रमण किया था? 1766 में शुरू कर दिया था और अंत में कालीकट के जमोरिन के इलाकों सहित कोचिन तक उत्तरी केरल को हड़प लिया। क्या किया? जमोरिन के इलाकों सहित कोचिन तक उत्तरी केरल को हड़प लेता है। ये 18वीं सदी में मलयाली साहित्य में एक असाधारण पुनर्जीवन देखा गया। ठीक, 18वीं सदी में मलयाली साहित्य में एक असाधारण पुनर्जीवन देखने को मिला। क्या होता है मलयाली साहित्य में? एक जिसे लोग ये नहीं जान पा रहे थे कि हाँ, फिर से मलयाली साहित्य जीवित होगा, बिल्कुल वैसे ही होता है और असाधारण पुनर्जीवन देखने को मिलता है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में त्रावणकोर की राजधानी त्रिवेंद्रम संस्कृत विद्वता का एक प्रसिद्ध केंद्र बन गया। मार्तंड वर्मा का उत्तराधिकारी राम वर्मा स्वयं कवि, विद्वान, संगीतज्ञ, प्रसिद्ध अभिनेता, सुसंस्कृत व्यक्ति था। वह अंग्रेजी में धारा प्रवाह बातचीत करता था। मतलब अंग्रेजी उसकी बहुत कमाल की थी। किसकी? मार्तंड वर्मा का उत्तराधिकारी राम वर्मा। कवि भी था, विद्वान भी था, संगीतज्ञ भी था, प्रसिद्ध अभिनेता भी था, सुसंस्कृत व्यक्ति था। मतलब संस्कृति से जुड़ा हुआ व्यक्ति था और अंग्रेजी में धारा प्रवाह बातचीत करता था। अब बात कर लेते हैं हम दिल्ली के आसपास के क्षेत्र। ठीक है, राजपूत राज्य। फर्रुखसियार और मोहम्मद शाह के शासनकाल में आमेर और मारवाड़ के शासकों को आगरा, गुजरात और मालवा जैसे महत्वपूर्ण मुगल प्रांतों का सूबेदार बनाया गया। क्या किया गया? फर्रुखसियार और मोहम्मद शाह के शासनकाल में आमेर और मारवाड़ के शासकों को आगरा, गुजरात और मालवा जैसे महत्वपूर्ण मुगल प्रांतों का सूबेदार बनाया गया था। 18वीं सदी का सबसे श्रेष्ठ राजपूत शासक आमेर का कौन था? सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। 18वीं सदी का सबसे श्रेष्ठ राजपूत शासक आमेर का सवाई जयसिंह था। ठीक है, वह विज्ञान प्रेमी के रूप में प्रसिद्ध था। विज्ञान प्रेमी था, वह विज्ञान प्रेमी के रूप में प्रसिद्ध भी था। उसने जाटों के लिए जाटो उसने क्या किया? जाटो के लिए इलाके में जयपुर शहर की स्थापना की। उसने जाटो से लिए गए इलाका, मतलब जो जाटो से उसने इलाका ले लिया था, उसमें क्या किया? उसने जयपुर शहर की स्थापना की। जो जाटो से लड़ाई की होगी तभी तो इलाका लिया होगा।
क्या देखने को मिलता है? जयपुर शहर की स्थापना की और उसने विज्ञान और कला का महान केंद्र बना दिया। विज्ञान और कला का महान केंद्र जयपुर को बना दिया। जयपुर का निर्माण बिल्कुल वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर और एक नियमित योजना के तहत हुआ। क्या देखने को मिलता है? जयपुर का निर्माण बिल्कुल वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर और एक नियमित योजना के तहत हुआ था। मतलब कैसे डिजाइन करना है, क्या नक्शे के तहत हुआ था, कैसे घरों को बसाना है, ये सब कुछ तय किया गया था। उसकी चौड़ी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती, मतलब बहुत तैयारी के साथ इस शहर को बसाया गया था। जय सिंह की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह एक महान खगोल शास्त्री भी था। क्या था? खगोल शास्त्री था। कौन? जय सिंह। उसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और मथुरा में बिल्कुल सही और आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित प्रवेक्षण शालाएं बनाई। प्रवेक्षण शालाएं यानी जहाँ पे आप बोल सकते हो आजकल का लैब, जैसे लेटेस्ट लैंग्वेज आप उसे लैब बोल सकते हो। कुछ उपकरण खुद जय सिंह द्वारा बनाए गए थे। सोचिए कितना टैलेंटेड व्यक्ति था। उसने सारणियों का एक सेट तैयार किया था जिसमें लोगों को खगोल शास्त्र संबंधित पर्यवेक्षण करने में सहायता मिली। उसका नाम जिज मोहम्मद शाही था। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। उसने हमें क्या देखने को मिलता है? यूक्लिड की रेखा गणित के तत्व का अनुवाद संस्कृत में कराया। उसने त्रिकोणमिति की बहुत सारी कृतियों और लघु गणकों को बनाने, उनके इस्तेमाल संबंधित नेपियर की रचना का अनुवाद संस्कृत में करवाया। उसने क्या किया? नेपियर की रचना का अनुवाद संस्कृत में करवाया। अपनी लैंग्वेज पकड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट कंटेंट है, थ्योरीज है, अपनी भाषा में परिवर्तित कर देगा तो लोग इसको पढ़ेंगे, जुड़ेंगे, तो वो भी विज्ञान की तरफ आकर्षित होंगे। जय सिंह समाज सुधारक भी था। जय सिंह क्या था? समाज सुधारक भी था। उसने एक कानून लागू करने की कोशिश की जिससे लड़की की शादी में किसी राजपूत को अत्यधिक खर्च करने के लिए मजबूर ना होना पड़े। अब इतना बड़ा काम कर रहा है तो समाज सुधारक तो होगा ही ना। क्या कर रहा है? कह रहा भैया दहेज नहीं चाहिए। और आजकल का दौर क्या है? दहेज के बिना काम ही नहीं चलता लोगों का। हाँ, लोग कहते हैं अरे युवा को आगे आना चाहिए दहेज लेने के लिए। असलियत तो यह है कि युवा ही तो आगे आ रहा है। एक दो युवाओं की शादी हो रही है, एक युवा वो है जो दहेज लेने के लिए तड़प रहा है। लड़कियां माँ बाप से बढ़ चढ़ के दहेज लेती हैं और दूसरा जो दहेज पाने के लिए तड़प रहा है, यानी कि दूल्हे की जो तरफ की पार्टी होती है वो दहेज लेने के लिए तड़पती है। तो ये सब चीजें बिल्कुल भी खराब है। अगर सामाजिक स्थिति की हमें चर्चा में बात कर रहे हैं तो वही चीज हमें देखने को मिलती है। जय सिंह क्या करता है? एक समाज सुधारक भी रहता है और वो क्या करता है? राजपूतों में जो दहेज देने के लिए मजबूर होना पड़ता है वो बिल्कुल यही करता है, दहेज ना दे, ऐसी स्थिति को बनाता है और मजबूर ना होना पड़े। लड़की की शादी में भारी खर्च के कारण ही लड़कियों को जन्म लेते ही मार दिया जाता था। अब देखिए दहेज का इतना ज्यादा मैटर हो जाता था। क्या होता था कि भारी खर्चा होता था तो लड़कियों को जन्म लेते ही मार दिया जाता था। इस असाधारण राजा ने जयपुर पर 1699 से 1743 तक लगभग 44 वर्षों तक शासन किया। कब तक किया? 1699 से 1743 तक लगभग 44 वर्षों तक शासन किया। जाट ये दिल्ली, आगरा और मथुरा के इर्द गिर्द के इलाकों में रहते थे। अब जाट पे भी बात कर लेते हैं। जाट कहाँ रहते थे? दिल्ली, आगरा और मथुरा के इर्द गिर्द के इलाकों में रहते थे। मथुरा के आसपास के जाट किसानों ने, जो मथुरा के आसपास के जाट किसान थे, उन्होंने 1669 और फिर 1688 में अपने जाट जमींदारों के नेतृत्व में विद्रोह किया। जाट कहाँ रहते थे? दिल्ली और आगरा, मथुरा के इर्द गिर्द के इलाकों में रहते थे। इनके किसानों ने अपने ही जो इनके जो किसानों और फिर अपने जाट जमींदारों के नेतृत्व में, मतलब जो इनके जमींदार थे, उनके साथ क्या किया? नेतृत्व में विद्रोह किया। भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना चूरामन और बदन सिंह ने की थी। किसने की थी? भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना चूरामन और बदन सिंह ने की। जाट सत्ता सूरजमल के नेतृत्व में अपनी उच्चतम गरिमा पर पहुंच गई। क्या हुआ? जाट सत्ता सूरजमल के नेतृत्व में अपनी उच्चतम गरिमा पर पहुंच गई। सूरजमल ने 1756 से 1763 तक शासन किया। कब तक शासन किया? 1756 से 1763 तक शासन किया। पूरब में गंगा से लेकर दक्षिण में चंबल तथा पश्चिम में आगरा के सूबे से लेकर उत्तर में दिल्ली के सूबे तक फैला था। क्या था? पूरब में कहां कहां तक ये फैला था? पूरब में गंगा से लेकर दक्षिण में चंबल तथा पश्चिम में आगरा के सूबे से लेकर उत्तर में दिल्ली के सूबे तक फैला था। काफी बड़ा साम्राज्य इनके हाथ लग गया था। अब क्या देखने को मिलता है कि वह 1763 में मर जाता है। ठीक, इसके बाद जाट राज्य की अवनति हो गई, मतलब समाप्त होने लगा धीरे धीरे जाट राज्य। अब देखते हैं बंगश पठान और रुहेले।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको जानने के लिए। एक अफगान दुस्साहसी मोहम्मद खां बंगश ने फर्रुखाबाद के इर्द गिर्द के इलाके, यानी फर्रुखाबाद के इर्द गिर्द के इलाके कौन से, अलीगढ़ और कानपुर के इलाके पर फर्रुखसियार और मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही अपना अधिकार कायम कर लिया। फर्रुखसियार और मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही अपना अधिकार कायम कर लिया। इसी प्रकार नादिर शाह के आक्रमण के बाद प्रशासन के ठप हो जाने पर अली मोहम्मद खां ने रुहेलखंड नाम एक राज्य कायम किया। क्या किया? रुहेलखंड नामक एक राज्य कायम किया। किसने कायम किया? मोहम्मद खां ने, अली मोहम्मद खां ने। जब देखने को मिलता है नादिर शाह के आक्रमण के बाद प्रशासन कार्य ठप हो जाता है, तो अली मोहम्मद खां रुहेलखंड नामक एक राज्य को कायम कर देता है। इसकी राजधानी पहले बरेली में आंवला में थी और बाद में रामपुर चली गई। कहां पे थी इसकी राजधानी? पहले बरेली में आंवला में थी और बाद में रामपुर चली गई। सिख, अब सिख की बात कर लेते हैं। सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक ने 15वीं शताब्दी में की। यह पंजाब के जाट किसानों तथा अन्य जातियों के बीच फैल गया। कहां तक फैल गया? सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक ने 15वीं शताब्दी में की। यह पंजाब के जाट किसानों तथा अन्य जातियों के बीच फैल गया। एक लड़ाकू समुदाय के रूप में सिखों को बदलने का काम गुरु हरगोविंद, लड़ाकू समुदाय के रूप में, स्टार्टिंग में तो गुरु नानक ने कहा कि बिल्कुल आसानी से आप कार्य कीजिए, लेकिन देखने को मिलता है कि लड़ाकू समुदाय कौन बना देता है इसको? सिख समुदाय को लड़ाकू समुदाय बदलने का काम कौन करता है? गुरु हरगोविंद। ठीक है, 1616 से 1645 तक देखने को मिलता है कि गुरु हरगोविंद का टाइम कितना है? 1616 से 1645 तक आरंभ किया, मगर अपने 10वें और आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह 1666 से लेकर 1708 तक के नेतृत्व में सिख राजनीतिक और फौजी ताकत बन गया। सिख राजनीतिक और फौजी ताकत बन गए। अब क्या हो गया? ये पॉलिटिक्स भी करने लगे और फौजी ताकत, मतलब सैन्य अभियान इनका काफी दमदार था। औरंगजेब के मरने के बाद गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया। किसका साथ दिया? बहादुर शाह का साथ दिया। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा खत्म हो गई। 10 ही गुरु हमें देखने को मिलता है। 10वें गुरु कौन रहते? गुरु गोविंद सिंह। और इनके बाद गुरु की परंपरा खत्म हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वास पात्र शिष्य बंदा सिंह के हाथों में चला गया। बंदा सिंह किसके शिष्य थे? गुरु गोविंद सिंह के शिष्य थे बंदा सिंह, जो बंदा बहादुर के नाम से चारों ओर विख्यात है। बंदा बहादुर बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। बंदा ने पंजाब के किसानों और निम्न जातियों के लोगों को एकजुट किया। मुगल फौज के खिलाफ 8 साल तक जोश खरोश के साथ गैर बराबरी की लड़ाई चलाई। क्या किया? मुगल साम्राज्य से किसने लोहा लिया? बंदा बहादुर ने लोहा लिया। ठीक है, लड़ाई चलाई। उसे 1715 में पकड़ लिया गया और कत्ल कर दिया गया। कब पकड़ा गया? 1715 में पकड़ लिया जाता है और कत्ल कर दिया जाता है। सिखों को फिर से उठ खड़ा होने का मौका नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों और उनके कारण पंजाब के शासन में हुई गड़बड़ी ने दिया। सिख कब फिर से खड़े हो गए? देखिए, जैसे ही यहाँ पे बंदा सिंह का कत्ल हो जाता है, बंदा सिंह का कत्ल कर दिया जाता है बंदा बहादुर का, तो बंदा बहादुर के कत्ल करने के बाद सिख पूरी तरह से बिखर जाते हैं। सिख समुदाय पूरी तरह से बिखर जाता है। फिर से इनको कौन खड़ा करने का क्या पॉइंट है? वो है नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों और उनके कारण पंजाब के प्रशासन में हुई गड़बड़ी। गड़बड़ी के कारण ये फिर से खड़े हो जाते हैं। अब्दाली के पंजाब से वापस जाने के बाद उन्होंने राजनीतिक रिक्तता को भरना आरंभ किया। उन्होंने 1765 और 1800 के बीच पंजाब और जम्मू को अपने अधिकार में कर लिया। इन्होंने क्या किया? 1765 से लेकर 1800 के बीच पंजाब और जम्मू को अपने अधिकार में कर लिया। सिख 12 मिसलों या संघों में संगठित थे। कितने? 12 मिसलों या संघों में संगठित थे, जो सूबे के विभिन्न भागों में काम करते थे। सूबे के विभिन्न भागों में काम करते थे। दोबारा ये कब खड़े हुए हैं? जो नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ है। धीरे धीरे मिसलों का जनतांत्रिक और अकुलीन चरित्र लुप्त हो गया। क्या हो गया? धीरे धीरे मिसलों का जनतांत्रिक और अकुलीन चित्र लुप्त हो जाता है और शक्तिशाली प्रधानों, सामंतों और सरदारों तथा जमींदारों ने उन पर अपना दबदबा कायम कर लिया। क्या कर लिया? जमींदारों ने उन पर अपना दबदबा कायम कर लिया। भाईचारे की भावना और खालसा की एकता भी लुप्त हो गई। भाईचारे की भावना और खालसा की एकता लुप्त हो गई, क्योंकि प्रधान निरंतर आपस में लड़ते रहते थे। उन्होंने अपने को स्वतंत्र सरदार घोषित कर दिया था। ठीक है, अब सब क्या करें? आपस में लड़ रहे हैं। इस लड़ाई के कारण क्या हो रहा है? धीरे धीरे सिख समुदाय भी बिखरने लगता है, टूटने लगता है। अब बात करते हैं रणजीत सिंह के अधीन पंजाब। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। रणजीत सिंह के अधीन पंजाब में हम क्या देखते हैं? 18वीं सदी के अंत में सुकेर चकिया के प्रधान रणजीत सिंह ने प्रमुखता प्राप्त कर ली।
सुकेर चकिया बिस्ल के प्रधान रणजीत सिंह ने प्रमुखता प्राप्त कर ली रहती है। उसने 1799 में लाहौर और 1802 में अमृतसर पर कब्जा कर लिया। कब कब्जा किया उसने? 1799 में लाहौर और 1802 में अमृतसर पर कब्जा कर लिया। उसने सतलज के पश्चिम के सभी सिख प्रधानों को अपने अधीन कर लिया। पंजाब में अपना राज्य कायम किया। बाद में उसने कश्मीर, पेशावर और मुल्तान को भी जीत लिया। उसने क्या किया? बाद में अपना राज्य स्थापित करने के लिए, कायम करने के लिए कश्मीर, पेशावर और मुल्तान को भी जीत लेता है। कौन? रणजीत सिंह। ठीक। अब बात करते हैं रणजीत सिंह ने यूरोपीय प्रशिक्षकों की सहायता से यूरोपीय ढर्रे पर शक्तिशाली, अनुशासित और सुसज्जित फौज तैयार की। क्या की? रणजीत सिंह ने यूरोपीय प्रशिक्षक यानी यूरोपीय प्रशिक्षकों से सहायता ली, ट्रेनिंग ली, जो ट्रेनिंग देने वाले थे उनसे मदद ली और यूरोपीय ढर्रे पर शक्तिशाली और अनुशासित सुसज्जित फौज तैयार कर ली। उसने गोरखा, बिहारी, उड़िया, पठान, डोगरा तथा पंजाबी मुसलमानों को भी अपनी फौज में भर्ती किया। उसने क्या किया? गोरखा, बिहारी, उड़िया, पठान, डोगरा तथा पंजाबी मुसलमानों को भी अपनी फौज में भर्ती किया। न केवल सिख बल्कि मुसलमान तथा हिंदू संतों को भी वह सम्मान, आदर और संरक्षण देता था। रणजीत सिंह जो था वो क्या था? वो सिर्फ और सिर्फ सिख ही समुदाय नहीं बल्कि मुसलमान, हिंदू संतों को भी वो बहुत ज्यादा सम्मान और आदर और संरक्षण भी देता था। उसका सबसे प्रमुख और विश्वास पात्र मंत्री फकीर अजीज उद्दीन था। कौन था? अजीज उद्दीन था। फकीर अजीज उद्दीन था, विश्वास पात्र मंत्री था। किसका मंत्री था? रणजीत सिंह का मंत्री था। तो इसका मतलब सीधे समय देखने को मिलता है कि बहुत ज्यादा वो अपने धर्म को लेके रूढ़िवादी नहीं था। उसका वित्त मंत्री दीवान दीनानाथ था। उसका वित्त मंत्री कौन था? दीवान दीनानाथ था। वस्तुतः किसी भी दृष्टि से रणजीत सिंह द्वारा शासित पंजाब एक सिख राज्य नहीं था, क्योंकि इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि बहुत से धर्मों के व्यक्ति यहाँ पे हैं, बहुत से धर्मों के लोगों को इसने ऊंचे ऊंचे पद दिए हैं। तो इसका मतलब सीधे से हम नहीं बोल सकते कि एक सिख राज्य नहीं था रणजीत सिंह के टाइम में। जब 1809 में अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को सतलज पार करने से मना कर दिया और नदी के पूरब के सिख राज्यों को अपने संरक्षण में ले लिया, तब उसने चुप्पी साध ली। वो क्या करता है? चुपचाप बैठ जाता है, क्योंकि उसे पता रहता है कि अब भैया लड़ाई नहीं लड़ सकता वो अंग्रेजों से, तो वो चुप्पी साध लेता है, क्योंकि उसने महसूस किया था कि उसके पास अंग्रेजों का मुकाबला करने की शक्ति नहीं है। ठीक है, तो उसने सोचा भैया जो हाथ में है वो भी निकल जाएगा, तो इससे अच्छा है कि चुपचाप बैठे रहो और चुपचाप बैठ के जितने तुम्हारे पास राज्य हैं उन्हीं को संभाल लो। मराठा शक्ति का उत्थान और पतन, अब इस पे हम चर्चा करते हैं। ठीक है, मराठा शक्ति का उत्थान और पतन में हमें क्या देखने को मिलता है कि पतनोमुख मुगल सत्ता की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती मराठा राज्य से मिली। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण चुनौती किससे मिली? मराठा राज्य से मिली, जो उत्तराधिकारी राज्यों में सबसे शक्तिशाली थे। उत्तराधिकारी राज्यों में मतलब इनके बाद इनका पुत्र बनेगा, वंशागत भी आप उसको बोल सकते हैं। शिवाजी के पोते साहू को औरंगजेब ने, हमें क्या देखने को मिलता है, 1689 से कैद रखा था। कब से रखा था? 1689 से कैद रखा था। शिवाजी के पोते साहू को, बहुत इंपॉर्टेंट अब कंटेंट है आपका, औरंगजेब उसके तथा उसकी मां के साथ उनके धर्म, जाति तथा अन्य चीजों को पूरी तरह ख्याल कर बड़ी शिष्टता, इज्जत और लिहाज के साथ पेश आता था। ठीक है, क्या देखने को मिलता है यहाँ पे कि शिवाजी के पोते साहू को औरंगजेब ने 1689 में कैद कर लेता है, लेकिन वो बिल्कुल इज्जत से उनके धर्म और जाति अन्य चीजों को पूरी तरह से ख्याल रखता है। उसकी उम्मीद थी कि शायद साहू के साथ कोई राजनीतिक समझौता हो जाए। साहू को 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद रिहा कर दिया जाता है। जैसे ही औरंगजेब की मौत हो जाती है तो साहू को रिहा कर दिया जाता है। फिर जल्दी ही साहू को कोल्हापुर में रहने वाली उसकी चाची ताराबाई के बीच गृह युद्ध छिड़ जाता है। साहू और कोल्हापुर में रहने वाली उसकी चाची ताराबाई के बीच क्या हो जाता है? गृह युद्ध छिड़ जाता है। ताराबाई ने अपने पति राजा राम के मरने के बाद अपने बेटे शिवाजी द्वितीय के नाम से मुगल विरोधी संघर्ष 1700 में चला रखा था। ठीक है, मराठा सरदार ने सत्ता के लिए संघर्ष करने वालों में से किसी ना किसी का पक्ष लेना आरंभ कर दिया। मराठा सरदारों ने क्या किया? सत्ता लेने के लिए संघर्ष करने वाले किसी ना किसी पक्ष का लेना आरंभ कर दिया, चाहे साहू की तरफ हो जाए, चाहे उसकी जो इनकी चाची थी ताराबाई, जिन्होंने अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय के रूप नाम से जो मशहूर था उसके साथ संघर्ष किया, तो दो पक्ष बट गए ना। तो जो भी मराठा सरदार सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे, सारे मराठा इन दो पक्षों में धीरे धीरे बंटने लगे। साहू और कोल्हापुर स्थित उसके प्रतिद्वंदी के बीच झगड़े के फलस्वरूप मराठा सरकार की एक नई व्यवस्था ने जन्म लिया, जिसका नेता राजा साहू का पेशवा बालाजी विश्वनाथ था।
ठीक है, यहाँ पे एक नई शक्ति जन्म लेती है और उस शक्ति का नाम क्या है, जिसका नेता कौन रहता है, राजा साहू का पेशवा बालाजी विश्वनाथ रहता है। साहू रहता है, साहू का पेशवा बालाजी विश्वनाथ रहता है। बालाजी विश्वनाथ ब्राह्मण था। बालाजी विश्वनाथ क्या रहता है, ब्राह्मण रहता है। साहू को अपने दुश्मनों को कुचलने के काम में उसने अपनी निष्ठापूर्ण और जरूरी सेवाएं दी थी। निष्ठापूर्ण और बहुत जरूरी सेवाएं दी थी। साहू ने 1713 में उसे पेशवा या मुख्य प्रधान बनाया। ठीक है, पेशवा आप मुख्य प्रधान बोल सकते थे कि राजा के बाद पेशवा ही सबसे इंपॉर्टेंट पद है, सबसे महत्वपूर्ण पद है जो कोई भी डिसीजन ले सकता है। वस्तुतः वह और उसका बेटा बाजीराव प्रथम, ठीक है, बाजीराव प्रथम पेशवा को मराठा साम्राज्य का कार्यकारी प्रधान बना दिया गया। अब इसके बाद उसका बेटा जो रहता है कौन, बाजीराव प्रथम को पेशवा को मराठा साम्राज्य का कार्यकारी प्रधान बना दिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि उसने दक्कन का चौथ और सरदेश मुखी देने के लिए जुल्फिकार खां को राजी कर लिया। उसने क्या करता है, वो दक्कन का चौथ और सरदेश मुखी देने के लिए जुल्फिकार खां को राजी कर लेता है। अंत में उसने सैयद बंधुओं के साथ एक समझौते पर दस्तखत भी कर लेता है। वे सारे इलाके जो पहले शिवाजी के राज्य के हिस्से थे, साहू को वापस कर दिए गए। मतलब जो शिवाजी के जितने भी राज्य थे वो सबके सब अब साहू को धीरे धीरे वापस होने लगते हैं। उसे दक्कन के 6 सूबों का चौथ और सरदेश मुखी दे दिया गया। ठीक है, कितने, 6 सूबों का चौथ और सरदेश मुखी दे दिया जाता है। वह 1714 में औरंगजेब के मकबरे तक पैदल चलकर खुलदाबाद गया और उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया। कौन, प्रथम पे जो है बाजीराव प्रथम, वो क्या करता है 1714 में औरंगजेब के मकबरे तक पैदल चलकर खुलदाबाद जो है खुलदाबाद गया और उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया और अपने नेतृत्व में मराठा फौज लेकर बालाजी विश्वनाथ 1719 में सैयद अली खां के साथ दिल्ली गया और फर्रुख सियार का तख्ता पलटने में सैयद बंधुओं की मदद की। 1719 में सैयद अली खां के साथ दिल्ली गया और फर्रुख सियार का तख्ता पलटने में सैयद बंधुओं की मदद करता है। बालाजी विश्वनाथ मराठा सरदारों और दक्कन में चौथ और सरदेश मुखी की कुशल वसूली के लिए अलग अलग इलाके सौंपे थे। बालाजी विश्वनाथ ने क्या किया था, मराठा सरदारों को दक्कन में चौथ और सरदेश मुखी की कुशल वसूली के लिए अलग अलग इलाके सौंपे थे। आगे चलकर यही मराठा साम्राज्य की कमजोरी का मुख्य स्रोत सिद्ध हो गए। मराठा सरदारों को दक्कन में चौथ और सरदेश मुखी कुशल वसूली के लिए अलग अलग इलाके सौंप दिए। अब मराठा सरदार जो थे ना, अब चाहते थे कि ये राज्य उनके हक में आ जाए, तो इस कारण धीरे धीरे वो क्या करने लगे, दीमक जैसे लकड़ी को खोखला कर देती है वैसे ये मराठा साम्राज्य को खोखला करने लगे। बालाजी विश्वनाथ 1720 में मर जाता है। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ 1720 में मर जाता है, तो अब उसकी जगह उसका 20 वर्ष का बेटा बाजीराव प्रथम पेशवा बन गया। अब पेशवा कौन हो गया, बाजीराव प्रथम पेशवा हो गया, पेशवा बन जाता है। अभी तक बालाजी विश्वनाथ रहता है। शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक कहा गया। शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक किसे कहा गया है, बाजीराव प्रथम को कहा गया है। अब 1740 के में बाजीराव मरा, तब वह मराठों ने मालवा, गुजरात और बुंदेलखंडों के हिस्सों पर अधिकार कर लिया। 20 में ये बनता है पेशवा और 40 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 40 में बाजीराव मर जाता है और मरा तब तक मराठों ने मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड के हिस्सों पर अधिकार कर लिया रहता है। इसी काल में मराठा के गायकवाड़, होलकर, सिंधिया और भोसले परिवारों ने प्रमुखता प्राप्त की। जो इंपॉर्टेंट सिंधिया परिवार, भोसले परिवारों ने प्रमुखता प्राप्त की। ज्योतिराज सिंधिया इसी फैमिली से आते हैं। ठीक है, जीवन भर बाजीराव ने दक्कन में निजाम उल मुल्क की शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश की। जीवन भर बाजीराव ने क्या किया, दक्कन में निजाम उल मुल्क की शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश करता रहा। ठीक है, बाजीराव ने 1733 में जंजीरा के सीदियों के खिलाफ एक लंबा शक्तिशाली अभियान आरंभ किया। बाजीराव ने 1733 में, देखिए 40 में इसकी मृत्यु होती है ना, तो 33 में इसने क्या किया रहता है, जंजीरा के सीदियों के खिलाफ एक लंबा शक्तिशाली अभियान आरंभ किया और अंत तोगतवा उन्हें मुख्य भूमि से निकाल बाहर कर दिया। मतलब अंततः उसे मुख्य भूमि से निकाल के क्या कर दिया, बाहर कर दिया। इतनी टफ हिंदी लिखी जाती है। साथ ही पुर्तगालियों के खिलाफ भी एक अभियान आरंभ कर दिया। क्या कर दिया गया, पुर्तगालियों के खिलाफ भी उसने एक अभियान स्टार्ट कर दिया। अंत में सिलसिट और बसई यानी कि बसिन पर कब्जा कर लिया, मगर पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों का अपने इलाकों पर कब्जा बना रहा। पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों का अपने इलाकों पर कब्जा बना रहा। ठीक है, बाजीराव का 18 साल का बेटा बालाजी बाजीराव, जो नाना साहब के नाम से जाना जाता है, नाना साहब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसका बेटा रहता है, ये बाजीराव प्रथम का बेटा रहता है, बालाजी बाजीराव।
ठीक है। ये कब पेशवा बनता है? वह 1740 से 1761 तक पेशवा रहता है। 1740 में कौन मरता है? बाजीराव प्रथम मर जाता है। बाजीराव प्रथम जो पेशवा रहता है वो मर जाता है, तो कौन बन जाता है? इसका बेटा इसका उत्तराधिकारी के रूप में बन जाता है। पेशवा के रूप में कौन रहता है? जिसको नाना साहब के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। अब देख लो क्या मिलता है कि राजा साहू 1749 में मर गया। 1749 में राजा साहू मर जाता है। उसने अपनी वसीयत के जरिए सारा राजकाज पेशवा के हाथों में छोड़ दिया। अब वो सब कुछ क्या कर देता है? पेशवा के हाथों में छोड़ देता है। पेशवा का ओहदा तब तक वंशागत बन जाता है। तब तक क्या हो जाता है? वंशागत बन जाता है और पेशवाई राज्य का असली शासक हो जाता है। क्योंकि राजा साहू क्या करता है? सब कुछ पेशवा के हाथों में छोड़ देता है, तो अब जब सारा डिसीजन पेशवा ही लेगा तो असली राजा वही हो जाता है। अपनी सरकार को अपने मुख्यालय, ठीक है, अपनी सरकार को अपने मुख्यालय पुणे ले गया। कौन ले जाता है? जो उस टाइम का जो पेशवा रहता है, नाना साहब जो रहते हैं, ठीक है, क्या करता है? पुणे ले जाता है। मालवा, गुजरात और बुंदेलखंडों पर मराठों का अधिकार मजबूत हो जाता है। बंगाल पर बार बार हमला हुआ और 1751 में बंगाल के नवाब को मजबूर होकर उड़ीसा मराठों को देना पड़ता है। 1751 में बंगाल के नवाबों को मजबूर होकर उड़ीसा मराठों को देना पड़ता है। गंगा के दोआब और राजपुताने से होकर वे दिल्ली पहुंच जाते हैं। ठीक है, और 1752 में इन्होंने उन्होंने इमाद उल मुल्क को वजीर बनाने में मदद की रहती है। यह जो रहता है कि मदद की रहती है, और नया वजीर जल्द ही उनके हाथों की कठपुतली बन जाता है। दिल्ली से वे पंजाब की ओर मुड़ जाते हैं और अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधित्व को, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही, पानीपत तृतीय युद्ध, ठीक है, निकाल कर उस पर अधिकार कर लिया रहता है। अहमद शाह अब्दाली ने रुहेलखंड के नजीबुद्दौला और अवध के शुजाउद्दौला से गठजोड़ कर लेता है, तुरंत ही गठजोड़ कर लेता है। और पेशवा ने अपने नाबालिग बेटे के नेतृत्व में, पेशवा ने क्या करता है? अपने नाबालिग बेटे के नेतृत्व में एक शक्तिशाली फौज उत्तर की ओर भेज देता है। उसका बेटा तो केवल नाम का ही सेनापति रहता है, वास्तविक सेनापति उसका चचेरा भाई सदाशिवराव भाऊ था। ठीक है, क्या रहता है? सेनापति, वास्तविक सेनापति उसका चचेरा भाई सदाशिवराव भाऊ रहता है। तोप खाने की टुकड़ी जिसका नेतृत्व इब्राहिम खां गारदी कर रहा था। कौन कर रहा था तोप खाने की टुकड़ी का नेतृत्व? इब्राहिम खां गारदी कर रहा था। पानीपत तृतीय युद्ध की बात करें, पानीपत का तीसरा युद्ध जो होता है, दोनों फौजों का पानीपत में अहमद शाह अब्दाली और जो मराठों का, दोनों फौजों का सामना कब होता है? 14 जनवरी 1761 को एक दूसरे से आमना सामना होता है। ठीक है, दुखद खबर को यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि दोनों की मृत्यु हो जाती है। तो इस दुखद खबर को सुनकर सब हक्का बक्का रह जाते हैं, क्योंकि जून 1761 में उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? जून 1761 में ही उसके पुत्र की भी मृत्यु हो जाती है। चचेरे भाई की मदद के लिए उत्तर की ओर बढ़ रहा होता है। ठीक है, पेशवा जो अपने चचेरे भाई के वो भी दुखद खबर सुनकर हक्का बक्का हो जाता है। वह पहले से गंभीर रूप से बीमार रहता है और अंततः समय जल्दी आ जाता है और 1761 में वो मर जाता है। कौन? जो पेशवा रहता है उस टाइम का पेशवा क्या रह जाता है? मर जाता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और दक्षिण भारत में अपनी सत्ता मजबूत करने का मौका मिल जाता है। इसी के बाद से क्या होता है? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल और दक्षिण भारत में अपनी सत्ता मजबूत कर लेती है। देखिए क्या होता है, 14 जनवरी 1761 को एक दूसरे से आमना सामना होता है अहमद शाह अब्दाली और मराठों में। जब इन दोनों में आमना सामना होता है तो क्या देखने को मिलता है? जो इसका चचेरा भाई रहता है, चचेरा भाई जो सदाशिव राव रहता है और इसका बेटा विश्वास राव, इन दोनों ये दोनों अहमद शाह अब्दाली की सेना से टकराते हैं और मृत्यु हो जाती है। तो ये खबर सुनकर जो पेशवा रहता है बहुत ज्यादा हक्का बक्का हो जाता है और पहले से बीमार रहता है, तो इस कारण 1761 में उसकी मृत्यु हो जाती है। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी इसका फायदा उठाती है और अपनी सत्ता मजबूत करती है। 17 वर्षीय माधव राव 1761 में पेशवा बन जाता है। 1761 में पेशवा बन जाता है। वह एक प्रतिभाशाली सैनिक और राजनेता था। 11 साल की छोटी अवधि में ही उसने मराठा साम्राज्य की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लौटा देता है। 11 साल की छोटी अवधि में वो क्या करता है? मराठा साम्राज्य की जो खोई हुई प्रतिष्ठा रहती है उसको वापस लौटा देता है। उसने निजाम को हराया रहता है, मैसूर के हैदर अली को नजराना देने के लिए मजबूर कर देता है तथा रुहेलों को हराकर राजपूत राज्यों और जाट सरदारों को अधीन लाकर उत्तर भारत पर अपने अधिकार का फिर से दावा कर लेता है। ठीक है, मराठा 1771 में बादशाह आलम को दिल्ली वापस ले आए। बादशाह आलम को क्या करते हैं मराठा? 1771 में दिल्ली वापस ले आते हैं। अब बादशाह उनका पेंशन भोगी बन जाता है। ठीक है, माधव राव 1772 में क्षय रोग से मर जाता है। क्षय रोग से मर जाता है 1772 में।
पुणे में बालाजी बाजीराव के छोटे भाई रघुनाथ राव और माधव राव के छोटे भाई नारायण राव के बीच सत्ता के लिए संघर्ष होता है। क्या होता है? छोटे भाई नारायण राव के बीच सत्ता के लिए संघर्ष होता है। माधव राव के छोटे भाई नारायण राव, इन दोनों में संघर्ष चलता रहता है। नारायण राव 1773 में मर जाता है, मारा जाता है। उसकी जगह पर मरणोपरांत जन्मा उसका पुत्र सवाई माधव राव लेता है। उसकी जगह कौन लेता है? उसका जो पुत्र रहता है, मरणोपरांत जो जन्म लेता है, पुत्र सवाई माधव राव उसकी जगह लेता है। निराश होकर रघुनाथ राव अंग्रेजों के पास चला जाता है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे? उसकी जगह पर मरणोपरांत जन्मा उसका पुत्र सवाई माधव जगह ले लेता है और निराश होकर रघुनाथ राव क्या होता है? अंग्रेजों के पास चला जाता है, विश्वासघाती बन जाता है और उनकी मदद से उसने सत्ता हथियाने की कोशिश की। फलस्वरूप पहला आंग्ला मराठा युद्ध हुआ। वो क्या करता है? अंग्रेजों से मदद लेता है और कहता है भैया हमें सत्ता चाहिए, और सत्ता चाहने के लिए वो क्या करता है? पहला आंग्ला मैसूर सॉरी आंग्ला मराठा युद्ध इसी के कारण हो जाता है। सवाई माधवराव के समर्थकों का नेता नाना फडणवीस रहता है। सवाई माधवराव के नेता समर्थकों का नेता कौन रहता है? नाना फडणवीस रहता है। काफी इंपॉर्टेंट नाम है। इस बीच बड़े मराठा सरदार अपने लिए उत्तर में अर्ध स्वतंत्र राज्य कायम करने में लग जाते हैं। वे शायद ही कभी पेशवा के साथ सहयोग करते। ठीक है, क्या करते हैं? उत्तर में अर्ध स्वतंत्र राज्य कायम करने में लग जाते हैं। बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले और ग्वालियर के सिंधिया, ये सब के सब अलग अलग धीरे धीरे राज्य स्थापित करने अपना शासन स्थापित करने लगते हैं। जो मराठा सरदार होते हैं अपना स्वतंत्र राज्य कायम करने लगते हैं। और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम किसके किसके हैं? बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले और ग्वालियर के सिंधिया। और फिर हमें क्या देखने को मिलता है? 1784 में उसने बादशाह आलम को अपने वश में कर लिया रहता है। ठीक है, बादशाह आलम को अपने वश में कर लिया रहता है और उसके कहने पर बादशाह ने पेशवा को अपना नायबे गुनायब बनवाया रहता है। क्या करता है? अपने बादशाह ने पेशवा को अपना नायबे गुनायब बनवाया रहता है। किसके कहने पर? बादशाह आलम को अपने वश में वैसे भी कर लेता है। ठीक है, बादशाह ने पेशवा को अपना नायबे गुनायब बनाया रहता है। तो वो कहता है कि तुम तो मेरी कठपुतली हो, या मुझे एक ऊंचा पद दो। ठीक है, जो रहती है, मगर इसे अपनी शक्ति नाना फडणवीस के खिलाफ साजिशें करने में लगाता है। वो क्या करता है? जो नाना फडणवीस रहते हैं उनके खिलाफ साजिशें करने में लगाया रहता है। नाना फडणवीस जो माधव राव की तरफ होते हैं, वह इंदौर के होलकर का भी बड़ा कटु शत्रु था। ठीक है, साजिशें करने में लगा था और वह इंदौर के होलकर का भी बहुत कठोर शत्रु था, कटु शत्रु था। उसकी मृत्यु 1794 में होती है। उसकी मृत्यु कब होती है? उसकी मृत्यु 1794 में होती है। नाना फडणवीस की मृत्यु 1800 में हो जाती है। ठीक है, नाना फडणवीस की मृत्यु कब हो जाती है? 1800 में हो जाती है। और सवाई माधवराव की मृत्यु 1795 में हो जाती है। ठीक है, सवाई माधवराव की मृत्यु 1795 में हो जाती है। उसकी जगह रघुनाथ राव के बेटे बाजीराव द्वितीय लेता है। रघुनाथ राव जो असंतोष से भरा हुआ रहता है और अंग्रेजों से जाके मिल जाता है, उसी का बेटा बाजीराव द्वितीय उसकी जगह ले लेता है। अंग्रेजों ने अपनी चतुर कूटनीति के द्वारा आपस में लड़ने वाले मराठा सरदारों को विभाजित कर दिया होता है। क्या करता है? अंग्रेज अपने चतुर और कूटनीति से आपस में लड़ने वाले मराठा सरदारों को विभाजित कर देते हैं। यही तो अंग्रेज चाहते थे ना, बांटो और राज्य करो। विभाजित कर देते हैं। और दूसरे तथा तीसरे मराठा युद्ध जो होते हैं क्रमशः 1803 से 1805 तक, और तीसरा मराठा युद्ध होता है वो 1816 से 1819 में, उन्हें हरा दिया जाता है। अन्य मराठा राज्यों को बरकरार रहने दिया गया, मगर पेशवा वंश को समाप्त कर दिया जाता है। अन्य मराठा राज्य बरकरार रहते हैं, पर क्या होता है? अंग्रेज पेशवा जो वंश रहता है उसको क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं। पेशवा वंश को समाप्त कर देते हैं, यानी कि वो कहते हैं कि पेशवा का कोई वंशागत उत्तराधिकारी नहीं रहेगा। अब बात करते हैं हम जनता की सामाजिक आर्थिक अवस्था। ठीक है, देखिए हम 18वीं सदी में भारत में राज्य और समाज की बात कर रहे हैं, तो अब हम जनता की सामाजिक आर्थिक अवस्था की बात करते हैं। अत्यंत दरिद्रता, अत्यंत समृद्धि, धन संपदा साथ साथ पाई जाती थी। मतलब गरीबी भी थी, बहुत पैसा भी था, सब कुछ था। ठीक है, 18वीं सदी के दौरान भारतीय कृषि तकनीक रूप से पिछड़ी हुई थी और जड़वत थी। जड़वत यानी परंपरागत थी, परंपरागत रूप से खेती की जाती थी, तो एकदम जड़वत थी। ठीक है, यद्यपि भारतीय गांव बहुत हद तक स्वावलंबी थे,
भारतीय गांव बहुत हद तक स्वावलंबी थे और बाहर से थोड़ा सा ही आयात करते थे, मतलब बहुत ज्यादा आयात नहीं करते थे, बाहर थोड़ा सा ही आयात करते थे तथा संचार के साथ पिछड़े हुए थे। इसके बावजूद देश के अंदर और एशिया यूरोप के देशों के साथ मुगलों के शासन काल में बड़े पैमाने पर व्यापार होता था। स्वावलंबी थे, थोड़ा सा ही आयात करते थे, संचार के साधन पिछड़े हुए थे, इसके बावजूद देश के अंदर और एशिया और यूरोप के देशों के साथ मुगलों के शासनकाल में बड़े पैमाने पर व्यापार हो रहा था। व्यापार में हम देखते हैं कि क्या क्या वस्तुएं हैं। रेशम, ऊन, खजूर, मेवे, गुलाब जल, अरब से कहवा, सोना, दवाएं, शहद, चीन से चाय, चीनी मिट्टी और रेशम, तिब्बत से सोना, कस्तूरी, ऊनी कपड़ा, सिंगापुर से टिन, इंडोनेशिया के दीपों से मसाले, इत्र, शराब और चीनी अफ्रीका से हाथी दांत और दवाएं, यूरोप से ऊनी कपड़ा, तांबा, लोहा, सीसा जैसी वस्तुएं और कागज का आयात करता था। ठीक है। भारत के निर्यात की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी सूती वस्त्र। इसका मतलब यहाँ सूती वस्त्र बहुत ज्यादा बनते थे। भारतीय सूती कपड़े अपनी उत्कृष्टता के लिए सारी दुनिया में मशहूर थे, उनकी हर जगह मांग थी। भारत कच्चा रेशम और रेशमी कपड़े, लोहे का सामान, नील, शोरा, अफीम, चावल, गेहूं, चीनी, काली मिर्च और अन्य मसाले, रत्न, औषधियां भी निर्यात करता था। ठीक है। आंतरिक व्यापार को हानि पहुंचती थी, लेकिन देखिए यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि आंतरिक व्यापार को हानि पहुंचती थी। अनेक व्यापारिक केंद्रों को सत्ता के दावेदार और विदेशी आक्रमणकारी लूट लेते थे। ठीक, लूट लिया जाता था। अनेक व्यापारिक मार्ग डाकुओं के संगठित दलों से भरे हुए थे, तो जो भी व्यापारी चलते थे उनके काफिलों को क्या लिया जाता था, लूट लिया जाता था। व्यापारी और उनके काफिले लगातार लूटे जाते थे, यहाँ तक कि दो शाही शहरों दिल्ली और आगरा के बीच की सड़क भी लुटेरों से सुरक्षित नहीं थी। यही नहीं, स्वायत्ता प्रांतीय सरकारों और असंख्य स्थानीय सरदारों के उदय के साथ सीमा शुल्क की चौकियां भी दिन दूनी रात चौगनी बढ़ गई थी। अब सीमा शुल्क की चौकियां भी बढ़ गई थी। हर छोटे बड़े शासकों ने अपने इलाकों में होने वाली या उनसे गुजरने वाली वस्तुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाकर अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश कर ली। इस कारण आंतरिक व्यापार को बहुत ज्यादा हानि होने लगी। अब देखिए, जो भी छोटे छोटे शासक राज्य बना लेते, अब वहां से कोई भी व्यापारी जब गुजरता तो उन्हें वहां पे भी फिर सीमा शुल्क देना पड़ता। फिर दूसरे राज्य में जब एंट्री करते तो वहां पे भी सीमा शुल्क देना पड़ता, क्योंकि एक छोटे से ही जगह में कई सारे राज्य बट चुके थे। दिल्ली को नादिर शाह ने लूटा और लाहौर, दिल्ली और मथुरा को अहमद शाह अब्दाली ने। ठीक है। दिल्ली को नादिर शाह ने लूटा और दिल्ली और मथुरा को अहमद शाह अब्दाली ने लूटा। आगरा को जाटों ने, सूरत और गुजरात के अन्य शहरों तथा दक्कन को मराठों ने और सरहिंद को सिखों ने लूटा। देखिए, स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। बहरहाल, नए दरबारों और नए सरदारों के आविर्भाव के कारण फैजाबाद, लखनऊ, वाराणसी, पटना जैसे नगरों का क्या हो जाता है, उदय हो जाता है। नए दरबार, नए सरदारों के आविर्भाव के कारण फैजाबाद, लखनऊ, वाराणसी और पटना जैसे नगरों का उदय भी हो जाता है। इससे दस्तकारी की हालत में थोड़ा सुधार होता है। दस्तकारी की हालत में क्या होता है, थोड़ा सुधार हो जाता है। कपड़ा उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन से रहते हैं? बंगाल में ढाका, मुर्शिदाबाद, बिहार में पटना, गुजरात में सूरत, अहमदाबाद में भड़ौच, मध्य प्रदेश में चंदेरी, महाराष्ट्र में बुरहानपुर, उत्तर प्रदेश में जौनपुर, बनारस, लखनऊ, आगरा में पंजाब, मुल्तान, लाहौर, आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम, औरंगाबाद, चीकाकोल और विशाखापट्टनम, कर्नाटक में बंगलौर, तमिलनाडु में कोयम्बतूर, मुदुरु, हाँ, कोयम्बतूर और मदुरै, कश्मीर में ऊनी वस्त्रों का केंद्र था। ठीक है। ऊनी वस्त्रों का केंद्र किन किन शहरों में था? कर्नाटक में बेंगलोर, तमिलनाडु में कोयम्बतूर, मदुरै, कश्मीर में ऊनी वस्त्रों का केंद्र रहता है। महाराष्ट्र और आंध्र और बंगाल में जहाज निर्माण उद्योग विकसित हुआ रहता है। ठीक है। जहाज निर्माण उद्योग कहाँ विकसित होता है? महाराष्ट्र और आंध्र और बंगाल में। अब चलिए हम शिक्षा में बात कर लेते हैं थोड़ा। देखिए, शिक्षा क्या थी? परंपरागत थी। पश्चिमी दुनिया में एक द्रुत परिवर्तन में उसका कोई संपर्क नहीं था। पश्चिमी शिक्षा का कोई यहाँ पे सीधा सीधा हम जिसे बोल सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से कोई भी संबंध नहीं था। वह जो ज्ञान देती वह साहित्य, कानून, धर्म, दर्शन शास्त्र और तर्क शास्त्र तक ही सीमित था। हमारी जो परंपरागत शिक्षा थी, ठीक है, उसने भौतिकी और प्राकृतिक प्रौद्योगिकी, भूगोल के अध्ययन पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने समाज के तथ्यागत और विवेकपूर्ण अध्ययन से भी कोई वास्ता नहीं रखा।
हमारी जो परंपरागत शिक्षा है, सभी क्षेत्रों में मौलिक चिंतन को नापसंद किया गया और प्राचीन विद्या पर ही भरोसा किया गया। प्राचीन विद्या पर ही भरोसा किया गया, यानी मौलिक चिंतन को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया गया, क्योंकि बहुत ज्यादा 18वीं सदी के धर्म प्रचंड पे था, तो धार्मिक चीजें ज्यादा मानी जाती थी, तो अंधविश्वास ज्यादा भर भर के था, तो प्राचीन विद्या पे ही भरोसा किया जाता था। उच्च शिक्षा के केंद्र पूरे देश में फैले हुए थे, आमतौर से उनको चलाने के लिए धन नवाब, राजा और धनी जमींदार देते थे। हिंदुओं में उच्च शिक्षा संस्कृत के माध्यम से दी जाती थी, ठीक है, और मुख्यतः ब्राह्मणों तक ही सीमित थी। तत्कालीन राज्य की भाषा होने के कारण फारसी शिक्षा हिंदुओं और मुसलमानों में समान रूप से लोकप्रिय थी। तत्कालीन राज्य की भाषा थी, उस समय की राज्य की भाषा थी, तो जो फारसी थी वो हिंदुओं और मुसलमानों में समान रूप से लोकप्रिय थी, क्योंकि राज्य की भाषा है तो इस कारण सबको आनी चाहिए। हिंदुओं में प्राथमिक शिक्षा शहर और गांव में पाठशालाओं के जरिए दी जाती थी। हिंदुओं में प्राथमिक शिक्षा शहर और गांव में पाठशाला में दी जाती थी। मुसलमानों में यह काम मस्जिदों में तथा स्थित मकतबों में मौलवी करते थे। धार्मिक शिक्षा ही एक तरह की रहती थी, गुरुकुल वगैरह में जो मिलती थी। तो जो हिंदू थे उन्हें प्राथमिक शिक्षा शहर और गांव में पाठशालाओं के जरिए दी जाती थी। शहरों में, ठीक है, शहरों या गांव में जो पाठशालाएं बनाई दी जाती थी उसी से उन्हें प्राथमिक शिक्षा मिलती थी। और मुसलमानों में क्या हो जाता था, मस्जिदें जो बनती थी, मकतब बनते थे, मौलवी देते थे वहां पे शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा मुख्यतः ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य जैसी उच्च जातियों तक ही सीमित थी। उच्च जाति यानी कि ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य जैसे ही उच्च जाति वाले, यानी कि जो शूद्र थे वो नहीं प्राथमिक शिक्षा लेते थे। तथापि अन्य जातियों के भी कई लोग बहुता उसे प्राप्त कर लेते थे। फिर भी कुछ लोग इससे बहुता प्राप्त कर लेते थे, लेकिन ज्यादातर कौन प्राप्त करता था, ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य, ठीक है। 1813 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने लिखा था कि आमतौर पर यूरोप के किसी भी देश के लोगों के मुकाबले भारत के लोग पढ़ने लिखने और अंगगणित में अधिक प्रतिभाशाली थे। देखिए, जो परंपरागत शिक्षा थी वो कहीं ना कहीं जिसे हम देखने को मिलता है अंगगणित, और जो हमारा साहित्य इतिहास था उसमें पढ़ने लिखने के कारण हमारी स्थिति काफी अच्छी थी। तो इस कारण वॉरेन क्या कहता है कि यूरोप के किसी भी देश के लोगों के मुकाबले भारत के लोग पढ़ने और लिखने में अंगगणित में अधिक प्रतिभाशाली थे। समाज में शिक्षकों की काफी प्रतिष्ठा थी। एक खराब बात यह थी कि लड़कियों को विरले ही शिक्षा मिलती थी। यद्यपि उच्च जातियों की कुछ औरतें पढ़ी लिखी थीं, जिसे एक अपवाद ही कहा जा सकता था। मतलब औरतों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी शिक्षा के रूप में, उच्च जाति वाली ही औरतें ज्यादा शिक्षित होती थी। सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन, लोग धर्म, क्षेत्र, कबीले, भाषा और जाति के आधार पर विभाजित थे। लोग कैसे विभाजित थे? लोग धर्म, क्षेत्र, कबीले, भाषा और जाति के आधार पर विभाजित थे। हिंदू 4 वर्णों की अतिरिक्त अनगिनत जातियों में बटे हुए थे। हिंदू क्या थे? 4 वर्णों के अतिरिक्त अनगिनत जातियों में बटे हुए थे। 4 वर्णों यानी कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन 4 वर्णों के अलावा अतिरिक्त अन्य जातियों में बटे हुए थे। अंतर जाति विवाहों की मनाही थी। अंतर जाति विवाह यानी कि किसी भी आप दूसरी जाति में विवाह नहीं कर सकते। विभिन्न जातियों के लोगों के साथ खाना खाने पर भी प्रतिबंध था। यानी कि मतलब जो जिस जाति का है, ज्यादातर ये किसके साथ होता था? तो जो शूद्रों के साथ काफी ज्यादा होता था, दलित के साथ ज्यादा ये सब होता था। तो उनके साथ खाना पीना नहीं होता था, क्योंकि वो उनको नीच जाति का समझा जाता था, जो बहुत ज्यादा गलत था। जाति परिषद, पंचायतें और जाति के प्रधान जुर्मानों, प्रायश्चित और जाति निष्कासन के द्वारा जाति के नियमों को सख्ती से लागू करते थे। मतलब जो जाति की जो पंचायतें वगैरह थी, तो ये सब क्या करती थी? जो जुर्माने हैं, अगर कोई किसी से कभी गलती से भी कुछ हो जाए, गलत काम, उनके नजरिए में जो गलत काम था, यानी कि अंतरजातीय विवाह हो जाए और कोई खा पी ले, तो उन्हें क्या करना पड़ता था? प्रायश्चित करना पड़ता था, जुर्माना देना पड़ता था। 18वीं सदी के भारत में जाति एक बड़ी विभाजक शक्ति थी और विघटन का एक बड़ा तत्व थी। जाति के द्वारा ही बंटते थे लोग। मुसलमान भी जाति, नस्ल, कबीले और दर्जे की दृष्टि से कम विभाजित नहीं थी। मुसलमान में भी बहुत ज्यादा जाति का विभाजन देखने को मिलता है। कबीले के द्वारा विभाजित थे, नस्ल के द्वारा विभाजित थे। हालांकि उनके धर्म ने सामाजिक समानता का निर्देश दिया था, ठीक है। धार्मिक मतभेदों के कारण शिया और सुन्नी सामंत यदा कदा झगड़ते थे।
देखिए, धार्मिक मतभेद बहुत ज़्यादा था, मुसलमानों के अंदर भी हमें देखने को मिलता है, धार्मिक मतभेद बहुत ज़्यादा रहता है। शिया और सुन्नी सामंत यदा-कदा झगड़ते ही रहते थे हमेशा। ईरानी, अफ़गानी, तुरानी और हिंदुस्तानी मुसलमान, सामंत और अधिकारी बहुतः एक-दूसरे से अलग रहते थे। इस्लाम स्वीकार करने वाले अनेक हिंदू अपनी जाति को नए धर्म में भी ले आए थे। क्या किया था उन्होंने? इस्लाम स्वीकार करने के बाद अपनी जाति को भी नए धर्म में ले आए थे। इसके अलावा शरीफ मुसलमान जो थे, जिनमें सामंत, विद्वान, मुल्ले और फौजी अफ़सर शामिल थे, यानी कि ऊँचे पद वाले जो मुसलमान थे, जिसमें अजलाफ या निम्न वर्ग के मुसलमानों को उसी तरह से नीची निगाह से देखते थे, जैसे उच्च जाति के हिंदू नीची जाति के हिंदुओं को देखते थे। मतलब इनमें भी बहुत ज़्यादा विभाजन था, मुसलमानों में भी। 18वीं सदी के भारत में परिवार की व्यवस्था पितृ सत्तात्मक थी, यानी कि जो पितृ सत्तात्मक का मतलब सीधा-सा यही है कि पुरुष वर्ग में था, उत्कृष्ट था। वैसे भी कहा जाता है कि भारत एक पुरुष प्रधान देश है, जो जो ऐसी नीतियों को सही में तोड़ना चाहिए, क्योंकि जीवन में आपको यदि एक अच्छा जीवन जीना है, तो पुरुष और स्त्री प्रधान नहीं, दोनों मिलके जीवन चलाओ, तभी सबसे ज़्यादा सही है। परंतु केरल में परिवार मातृ प्रधान था। केरल के बाहर औरतों पर पुरुषों को लगभग पूरा नियंत्रण होता था। केरल के बाहर औरतों पर, ठीक है, पुरुषों का पूरा नियंत्रण था, लेकिन केरल में हमें क्या सबसे अच्छी चीज़ देखने को मिलती है कि मातृ प्रधान केरल था। देखिए, अब हमें क्या देखने को मिलता है, अहिल्याबाई ने इंदौर पर 1766 से 1796 तक बड़ी सफलता के साथ शासन किया। ठीक है, आधुनिक भारत के इतिहास में जो हम पढ़ रहे हैं, आज फर्स्ट यूनिट 18वीं सदी भारत में राज्य और समाज, तो इस यूनिट में अब हम महिलाओं की स्थिति पे बात कर रहे हैं। अहिल्याबाई ने इंदौर पर 1766 से लेकर 1796 तक बड़ी सफलता के साथ शासन किया। पर्दा अधिकतर उत्तर भारत के उच्च वर्गों में ही प्रचलित था। पर्दा कहाँ था? उत्तर भारत के उच्च वर्गों में प्रचलित था, दक्षिण भारत में उसका प्रचलन नहीं था। उत्तर भारत में भी, और उच्च वर्ग यानी जो पैसे वाले घर होते थे, जो पैसे वाली फैमिली थी, उच्च वर्ग था, वहीं उसी की औरतें पर्दा करती थी। बाकी जो निम्न जाति वाली औरतें थी, वो पर्दा नहीं करती थी, वो भी काम करती थी, तो कैसे पर्दा कर सकती थी? पुरुषों को एक से अधिक पत्नियां रखने की इजाजत थी, मगर समृद्ध लोगों को छोड़कर पुरुष सामान्यतः एक ही पत्नी रखते थे। समृद्ध लोग मतलब जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता था, वही अ, बहुत सी पत्नियाँ रखते थे, लेकिन जो सामान्य व्यक्ति थे, वो केवल एक ही पत्नी रखते थे। बाल विवाह तथा सारे देश में प्रचलित थे। बाल विवाह जैसी कुप्रथा पूरे देश में प्रचलित थी। कभी-कभी बच्चों की शादी केवल 3 या 4 वर्ष की उम्र में भी कर दी जाती थी। उच्च वर्गों में शादियों पर भारी रकम खर्च करने और दुल्हन को दहेज देने की कुप्रथा प्रचलित थी। दहेज की कुप्रथा खासकर बंगाल और राजपूताना में व्यापक रूप से प्रचलित थी। कहाँ पे? बंगाल और राजपूताना। जो जयसिंह के रूप में हमें हमने अभी यहीं पे देखा ना कि जयसिंह क्या करता है, समाज सुधारक रहता है, तो राजपूतों में ये जो दहेज नामक कुप्रथा रहती है, उसको समाप्त कर देता है, क्योंकि वो देखता है कि इस कारण बहुत जल्दी ही जो लड़कियां पैदा होती हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है, उनको पैदा होते ही मार दिया जाता है, क्योंकि दहेज देना पड़ता है। महाराष्ट्र में उसे कुछ हद तक पेशवा ने प्रभावशाली ढंग से दबाया था। महाराष्ट्र में इसे क्या करता है, पेशवा दबा देता है, जो ये दहेज प्रथा रहती है। सती प्रथा के अंतर्गत एक विधवा अपने मृत पति के शव के साथ जल मरती थी। ठीक है, सती प्रथा में क्या होता था, जैसे ही उसका जो पति रहता है, जो मृत पति रहता है, उसके साथ जल मरती है। यह कुप्रथा अधिकतर राजपूताना, बंगाल और उत्तरी भारत के अन्य हिस्सों में प्रचलित थी। यह कुप्रथा कहाँ-कहाँ प्रचलित थी? राजपूताना, बंगाल और उत्तरी भारत के अन्य हिस्सों में प्रचलित थी। सती प्रथा दक्षिण भारत में भी प्रचलित नहीं थी। दक्षिण भारत में क्या थी? प्रचलित नहीं थी दक्षिण भारत में। मराठों ने उसे बढ़ावा नहीं दिया। राजपूताना और बंगाल में सती प्रथा का प्रचलन केवल राजाओं, सरदारों और बड़े-बड़े, जिसे हम देखने को मिलते हैं धनी वर्ग के व्यक्ति थे, उन्हीं क्या होता था, जमींदारों और उच्च वर्गों में प्रचलित था। उच्च जातियों की विधवाएं फिर से शादी नहीं कर सकती थी। यद्यपि कुछ क्षेत्रों, कुछ जातियों, उदाहरण के लिए महाराष्ट्र के गैर ब्राह्मणों, जाट और उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों में विधवा पुनर्विवाह काफी प्रचलित था। कहाँ के लोगों में? कुछ जाति, जैसे उदाहरण महाराष्ट्र के गैर ब्राह्मण, जाट, उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों में विधवा पुनर्विवाह प्रचलित था, लेकिन उच्च वर्ग वाले ये नहीं कर सकते थे। ठीक है, अब थोड़ा हम साहित्य पे नजर डाल लेते हैं। 18वीं सदी के साहित्यिक जीवन का एक उल्लेखनीय पहलू था। साहित्यिक जीवन का एक उल्लेखनीय पहलू था उर्दू भाषा का प्रसार और उर्दू कविता का जोरदार विकास हुआ था। उर्दू भाषा का प्रचार भी काफी जोरदार हुआ और कविताओं का भी जोरदार विकास हुआ। उर्दू धीरे धीरे उत्तर भारत के उच्च वर्गों के परस्पर सामाजिक संपर्क का माध्यम बन गई। उर्दू क्या हो गई? धीरे धीरे उत्तर भारत के उच्च वर्गों और परस्पर सामाजिक संपर्क का माध्यम बन गई। यद्यपि उर्दू कविता की भी वही कमजोरियां थी जो अन्य भारतीय भाषाओं के
समयामिक साहित्य की थी, मतलब समय-समय पर जो भी साहित्य है, उनकी भी वही कमज़ोरियाँ थी जो उर्दू भाषा की थी, ठीक है? हमें देखने को क्या मिलता है 19